जी मंडळी त्यातले आजच्या कार्यक्रमाचे ज्यांची प्रमुख उपस्थिती आहे त्यांचा जर मला परिचय करून द्यायचा झाला तर मला वाटत नाही जो कार्यक्रम आम्ही ज्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्वावर प्रकाश जो देण्यासाठी जो कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे त्याच्यासाठी जो कालावधी आम्ही निश्चित केलेला आहे मंडळाने कदाचित तो कालावधीही कमी पडेल असे आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी खेळामध्ये त्यांनी आपलं नाविन्य प्राप्त केलं वेट लिफ्टिंग मध्ये आणि तसंच अथलेटिक्स मध्ये 4 वेळा त्यांनी चॅम्पियनशिप मिळवून लिम्का वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये त्यांचं नाव आहे त्याने आर्म फोर्सेस मध्ये सेवा दिली डॉक्टर झाले मेडिकल कॉलेज पुण्यामधून डॉक्टर झाले आर्म फोर्सेस मधून त्यांनी देशाची सेवा केली देशाची सेवा करता करता शांतता अभियानासाठी त्यांना युनायटेड नेशन पर्यंत त्यांनी प्रवास केला हा सगळा प्रवास केल्यानंतर त्याची दखल घेऊन ते राष्ट्रपतींच्या पथकामध्ये त्यांचे बॉडीगार्ड म्हणून त्याने प्रतिभाताई पाटील सन्माननीय प्रवण मुखर्जी साहेब हे जे तत्कालीन राष्ट्रपती राहिले त्यांच्या सेवेत त्यांनी सेवा दिली त्याने एवढे करून ते थांबले नाहीत त्याने देशाची सेवा करून निवृत्त झाल्यानंतर त्याने जे नरेंद्र मोदींचं जे अभियान होतं फिट इंडिया त्यांना फिटिस्तान इंडिया म्हणून त्या पद्धतीने एक त्यांनी मुवमेंट चालवले जे लष्करातून निवृत्त झालेले त्यांच्या त्या परिवारांसाठी पण ते मुवमेंट चालवतात त्यांचा परिचय अगदी त्यांच्या वयाच्या मानाने जर आम्हाला परिचय करून द्यायचा झाला आणि त्यांच्या विषयावर जर बोलायचं झालं तर किमान आम्हाला तासभर लागेल असे आमचे आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी आहेत मेजर निवृत्त सुरेंद्र पुनिया आता त्यांच्या माध्यमातून केलेल्या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी आपण जे सगळे एकत्र जमलो आहोत आपण ज्यांच्यासाठी जमलो आहोत ज्यांच्या अमोघ वाणीतून आपल्याला एक एक शब्द ऐकून घ्यायचा आहे ज्यांच्या अमोघ वाणीतून आपल्याला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा प्रवास जाणून घ्यायचा आहे ते आपल्यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पदाधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गावदेवी शाखेचे स्वयंसेवक भारतीय इतिहास संकलन समितीचे कोकण विभागाचे प्रमुख लेखक एक हौशी पत्रकार आणि पत्रकारिता करत असताना साप्ताहिक विवेक मासिक शिवमुद्रांकन या एकता अशा विविध ठिकाणी त्यांचं लिखाण केलं जातं एक बँकेतून निवृत्त झालेले आपल्या सर्वांचे लाडके मल्हार कृष्णा गोखले हे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आज कार्यक्रम हाताळत असताना कार्यक्रमाची रचना आपण मुख्य अतिथी आणि वक्ता अशी केलेली आहे थोडं शिष्टाचाराला बदल देऊ आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी मेजर निवृत्त सुरेंद्र पुनिया जी इनको मैं आपके सामने आमंत्रित करता हूँ वो अपने विचार अपने सामने रखेंगे वीर सावरकर के बारे में मुख्य अतिथि मेजर निवृत्त सुरेंद्र पुनिया जी श्री मित्र मंडल द्वारा आयोजित देश के महानतम क्रांतिकारियों में से एक भारत माता के वीर सपूत वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि में मौजूद आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और जय हिंद स्वीकार हो जय हिंद। सबसे पहले मैं जितने भी आयोजक हैं इस प्रोग्राम के उनको कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं उस जगह पे आया जहां पे देश की आज़ादी के लिए उस भारत राष्ट्र के एक महानायक जिनको जेल में रखा गया और वो जेल की जो कालकोठरी है वो यहाँ से 5 से 10-15 मीटर की दूरी पे है
जब मैं उधर गया तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इतने सालों पहले आज इसको हमने साफ सुथरा रंग रोगन करके भी इसकी हालत ये है, तो अंदाज़ लगाइएगा उस ज़माने में जब गोरों की हुकूमत यहाँ पे थी तो उन्होंने किस दशा में उनको यहाँ रखा होगा। मैं मिलिट्री का एक बंदा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि यातना प्रताड़ना क्या होती है, और जब किसी को दी जाती है तो उसके दिल दिमाग मानस पे क्या गुजर रही होती है। मैंने खुद ने देखा है, और इस जगह को देख के मेरे खुद के रोंगटे खड़े हुए। वीर सावरकर जी के बारे में जो पूरा इतिहास है वो मल्हार साहब बताएंगे, वो इस विषय के विशेषज्ञ हैं। मैं कुछ बाकी चीज़ों पे आपसे बात करूँगा, क्योंकि सावरकर जी के बारे में एनसाइक्लोपीडिया ये है। और ये जब बोलेंगे तो इन्होंने मेरे से पूछा कि मराठी समझ में आती है क्या। मराठी चाहे समझ में आए ना, भावना समझ में आनी चाहिए। और जब आज जो यहाँ पे बैठे हैं उन सब के अंदर वीर सावरकर का कोई न कोई भावनात्मक अंश उनके दिल दिमाग आत्मा में अंकित है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। तो हम सब एक हैं। मैं बात करना चाहूंगा कि लोग वीर सावरकर का विरोध क्यों करते हैं। आपने देखा होगा कि देश में एक नई जमात है जो खड़ी है, जो इस राष्ट्र नायक की तौहीन करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो इनकी बुराई क्यों करते हैं? सच को झूठ साबित इसीलिए किया जाता है कि सच की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो सबको खत्म कर सकती है। और वीर सावरकर एक वो सच है जो इस देश में जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका सच सिर्फ एक ही आदमी उधेड़ता है, वो है वीर सावरकर। कोई भी राष्ट्र जब चलता है, उसकी सरकारें चलती हैं, तो उसमें एक सिस्टम होता है कि वो सरकारें कौन चलाता है, वो कौन सी विचारधारा को लेके आगे बढ़ती है। इस देश में सबसे ज्यादा वक्त तक इस देश पे जिस विचारधारा ने राज किया, उस विचारधारा के मूल में, उसकी जड़ों में वीर सावरकर का विरोध अंकित है। वो विचारधारा 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, वो विचारधारा उस दिन रखी गई थी। कांग्रेस की जो स्थापना थी एक अंग्रेज सिपाही उसने की थी। क्यों की थी? वो इसलिए की थी कि अंग्रेज बहुत तेज लोग थे दिमाग से। 1857 की क्रांति के बाद में उनको एहसास हुआ कि इस देश की जनता दोबारा आपके खिलाफ खड़ी होने वाली है, तो इस विद्रोह को कैसे रोका जाए। तो उन्होंने अपना एक आदमी लगाया और इस देश के कुछ गिने चुने जो बड़े लोग थे, जिनके पास पैसा था, साधन था, संसाधन थे, और जो अंग्रेजों के साथ थोड़े बहुत जिनसे बातें होती थी, मिलते जुलते थे, उठते बैठते थे, जिनके साथ खाना खाते थे, उनको लेकर 27 से लेकर 35 लोगों की एक पार्टी बनाई, और जिसको लीड करने वाला एक विदेशी नागरिक ए.ओ. ह्यूम था। तो उस पार्टी की विचारधारा में यही है, उसके मूल में यह था कि भारत के लोगों को इस सत्ता के खिलाफ, इस विदेशी सत्ता के खिलाफ दोबारा आंदोलन करने से रोकना है। अगर आप पीपल बोओगे तो पीपल उगेगा, अगर आप आम बोओगे तो आम उगेगा। तो जिस विचारधारा में ये बोया गया कि विदेशी सत्ता को स्वीकार करना है, जिस विचारधारा में ये बीच में ये बोया गया
कि विदेशी सत्ता को स्वीकार करना है, वो 1885 से लेके 2009 तक वही विचारधारा थी कि विदेशी सत्ता को परोक्ष या अपरोक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आपको स्वीकार करना होगा। फिर वो कांग्रेस आगे बढ़ती गई, उसमें लोग मिलते गए और वो इस जनता की बात अंग्रेजों की बात जनता तक की मिडल का रास्ता लेके चलते रहे, इनको गुलाम बना के रखा जाए। फिर कुछ समय बाद में गांधी जी आए और उसके बाद में बाकी लोग मिलते गए। लेकिन जो लोग, जिन भी लोगों के हाथों में कांग्रेस की सत्ता रही उस जमाने में, मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। जब दो लोगों को जेल की सजा होती है तो जेल है ना, दोनों को बराबर खाना मिलना चाहिए, बराबर टाइप की जेल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी को काले पानी के अंदर उठा के पटक दिया आपने और दूसरा आदमी नावा की जेल में, जिसके कपड़ों के ऊपर प्रेस होके आ रही है, जिसका कुक उसको वहां पे दिया गया। ये जेल है या 5 स्टार होटल है भाई? ये आजादी की लड़ाई है या आप उनके मेहमान हैं? ये वही लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? 1857 की क्रांति, उसको पहले पुलिस या विद्रोह का नाम दिया गया था। वीर सावरकर पहला बंदा था जिसने कहा ये पुलिस या विद्रोह नहीं है, ये आजादी की पहली लड़ाई है। और उन्होंने अंग्रेजों के सामने वहां पे सेलिब्रेट किया कि नहीं, ये हम हमारे शहीदों को याद करने की तारीख है और हम वापस एक होंगे और हम दोबारा लड़ेंगे और हमारे देश का राज हमारे हाथों में है। ये आदमी एक वैचारिक क्रांति पैदा कर रहा था। दूसरे लोग उनके साथ मिलके, उनके साथ बैठ के एक बीच का रास्ता निकाल रहे थे। ये वो व्यक्ति है जिसने मदन लाल ढींगरा को सपोर्ट किया जब उसने एक अंग्रेज को मारा, और बाकी लोग माफी मांगने के लिए बोल रहे थे। ये वो आदमी है जो हिंदू धर्म का सच्चा वाहक है। इन्होंने ही बाद में बोलते हैं कि गांधी जी ने कहा हरिजन को आपने हजारों बार महिमा मंडित किया, आपने पतित पावन मंदिर के बारे में कभी कुछ नहीं बोला, छुपा दिया गया सब कुछ। वीर सावरकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के अंदर जितनी भी जातियां हैं, चाहे किसी भी जात, ऊंच नीच जो भी है, सब खत्म, सबका मंदिर एक होना चाहिए, सबको एक जगह जाना चाहिए। जो आज हम कर रहे हैं वो बात उस व्यक्ति ने उस जमाने में कही थी। क्यों? उनको दिख रहा था कि अंग्रेजों की नीति है फूट डालो और राज करो। वो हिंदुओं को हजारों जातियों में बांट देंगे, बाकी क्रिश्चियन है, मुसलमान है, बाकी जितने जो भी हैं वो सब कुछ वही हैं। लेकिन आप हिंदू होते हुए भी हिंदू नहीं है। कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई जाट है, कोई मराठा है, कोई और कुछ है। तो आपको ये अंदाज लगाना होगा कि ये लोग कौन हैं जिन्होंने यहाँ इस देश में तुष्टीकरण की नीति अपनाई, अपीज में। आपको तो कभी अपीज नहीं किया, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ग को अपीज किया। जब वीर सावरकर ने जो किताबें लिखी, उन किताबों को विदेशों में वो किताबें मिल रही थी, लेकिन 1954 तक भारत में उनकी किताबों पे प्रतिबंध लगाया गया। कौन था भारत का मुखिया? 1947 से लेकर 1954 तक कौन था भारत का मुखिया? आपको खुद को जवाब मिल जाएगा क्यों किया गया। क्योंकि अगर वीर सावरकर की बातें जनता के सामने उस जमाने में आ जाती तो आज इस देश की जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि अभी जाके बनी है, ये 2009 में नहीं बनती, ये बहुत पहले बन जाती। विरोध कौन कर रहा है? क्या बोल रहे हैं कि वो माफी वीर हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज किसी भी राजनेता को जेल में डाल दिया जाए, क्या वो बेल की एप्लीकेशन लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा। किसी को भी, चाहे मैं, आप, चाहे किसी भी पार्टी का नेता क्यों नहीं हो, इनकी तो हालत यह है कि जब तक इनको पुलिस पकड़ती है तब तक तो सुप्रीम कोर्ट में इनके लोग बेल लेके पहले पहुंच जाते हैं। उनको पहले ही पता होता है कि क्या कर्म कांड करने वाले हैं, वो सिर्फ नाम चेंज करते हैं। ये खुद बेल लेने के लिए जाते हैं और ये कहते हैं कि माफी वीर है। उस समय के कई क्रांतिकारियों ने, इंक्लूडिंग इनके साथ जितने कांग्रेस के नेता थे, जब जब जेल में गए, और उसका एक ही फॉर्मेट था
सिर्फ एक फॉर्मेट था कि आप हमें जेल से रिहा कर दें और जो हम गतिविधि कर रहे हैं वो आगे नहीं करेंगे। लेकिन जेल में सावरकर जी ने कहा कि जेल में रह के जंग नहीं लड़ी जा सकती। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जब वो मिले 3 घंटे में उन्होंने उनको यही कहा कि सुभाष, जेल में रह के देश को आजाद नहीं करवा पाओगे। अगर देश को आजाद करवाना है तो हथियार उठाना पड़ेगा और हथियार उठाओगे तो जेल में डाल दिए जाओगे, फिर यही चलता रहेगा। तो तुम यहाँ से निकलो, तुम सिंगापुर जाओ, तुम बर्मा जाओ, तुम रशिया जाओ, तुम जर्मनी जाओ, तुम जापान जाओ, लेकिन यहाँ से निकलो, सेना खड़ी करो, तभी देश आजाद हो। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं माफी भी। क्या सावरकर जी ने अंडमान निकोबार से खुद ने पर्ची भी लिख के भेजा? नहीं ना। अगर मैं उनका साथी हूं तो उनके बिहाफ पे आज कोई भी अगर जेल में जाता है उसके बिहाफ पे उनके घर वाले या कोई वकील खड़ा होता है और वो जाके लिख के कोर्ट में प्रस्तुत करता है। लेकिन सबका एक फॉर्मेट होता होगा, नाम होता होगा, क्या काम करता है, किस जिले से है, माता पिता कौन है, जन्म क्या है, दोस्त क्या है और क्या है। जब भी जो अंग्रेजों का राजा पंचम पूरे दुनिया में घूम रहा था तो उन्होंने कहा कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उन सबको हम रिहा करेंगे, लेकिन राजा के नाम पे एक एप्लीकेशन लिखो। तो अगर या तो इनकी बात मान लें जो आज विरोध कर रहे हैं कि जेल में बैठ के देश को आजाद करवा दिया। अरे खड़क, ये तो ये भी नारा लगाते हैं ना, बिना खड़क बिना ढाल हुआ मेरा देश आजाद। ऐसा नहीं है। लोग मर गए, लोगों ने जिंदगी खपा दी, लोग फांसी के तख्ते पे चढ़ गए, उनको कोई याद नहीं करता है। और जिन लोगों ने जेल के अंदर अपने कुक रखे, जिनको स्पेशल खाना जाता था, जिनकी ड्रेस के ऊपर स्त्री होके जाती थी, वो देश उनके हाथ में देश का राज आ गया। ये वही लोग हैं। क्योंकि अगर वीर सावरकर जी के बारे में सच सबके सामने आएगा तो दूसरे लोगों का कद जहाँ पे है वो जमीन के अंदर घुस जाएगा, वो मालूम नहीं पड़ेगा। ये जो युवा पीढ़ी है देश की, ये उनके ऊपर थूकने लग जाएगी कि जो हीरो था उसको आपने कहां बढ़ा दिया और जो नकली हीरो थे उनको पर्दे पे लाके हमारे ऊपर थोप दिया गया। आपसे मेरी एक अपील है, इस देश ने वीर सावरकर की लीगेसी के साथ अन्याय किया है, धोखा दिया है। जो लीगेसी उन्होंने छोड़ी वो आज यहां नहीं है। ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती हमारी है। और जो हमारी पीछे जो 72-75 साल जो आज़ाद हुए हैं, जिसमें जितने लोग हैं, चाहे हमारे माँ बाप हों, हमारे दादा दादी हों, चाहे हम हों, ये गलती हमारी है कि हमने वीर सावरकर की लीगेसी के साथ जो उन्होंने समझाया, जिस विचार के लिए वो खड़े हुए, उसके साथ धोखा किया। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ये गलत नहीं है, ये सत्य है। इस देश में पैदा होने वाला हर प्राणी, चाहे कीड़ा मकोड़ा, जो बर्ड्स उड़ रहे हैं, वो भी सब हिंदू हैं। यहाँ की हवा में जीने वाला हर व्यक्ति, ये परंपरा है यहाँ की। और जो लोग थोप रहे हैं अपने आप को, हम किसी पे थोप नहीं रहे। हिंदू धर्म ने किसी को कभी किसी भी चीज को, किसी भी विचार को, किसी भी तथ्य को, किसी भी भगवान को, किसी भी आस्था को, किसी भी व्यक्ति पे थोपा नहीं आज तक और नहीं थोपेगा। ये इस देश की मान्यता है। और ये आज आपको बता रहा हूं मैं, अगर इस देश से हिंदू धर्म खत्म हो गया, उस दिन देख लेना ये पूरा कालखंड, ये पूरी दुनिया सब खत्म हो जाएगी। आपका देश, आपका धर्म, आपकी विचारधारा, आपकी आस्था, आपके मूल्य, आपकी संस्कृति, ये पूरी दुनिया और इस शांति और जीवन के बीच में बाधा है। आप खड़े हैं तब शांति है, आप खड़े हैं तब तक ये सब पूरी दुनिया चल रही है। जिस दिन ये देश खत्म, पूरी दुनिया चौपट। और वीर सावरकर ने पहले भी कहा था, एज ए मिलिट्री मैन आई कैन से, आज़ादी के बाद में जो उन्होंने लिखा उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ इस भारत के वो नए चाणक्य थे। वो देश की जो सुरक्षा नीति थे उसके फादर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी वीर सावरकर। जो जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में लिखा, जो जो उन्होंने चाइना के बारे में लिखा, जो जो उन्होंने देश की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में लिखा और जो लेफ्ट लिबराल्डो इनके बारे में लिखा, वो आज अक्सर सत्य साबित होता जा रहा है। बिल्कुल सच जो उन्होंने बोला
कि इस देश के अंदर से एक वर्ग खड़ा होगा जो देश को ही गाली देगा, जो देश के युवाओं को ये एहसास करवाएगा कि तुम्हारे पूर्वज किसी काम के नहीं थे, तुम्हारी आस्था, तुम्हारे भगवान, तुम्हारी परंपराएं, तुम्हारे त्योहार किसी काम के नहीं। वो आपके यंग बच्चों को हीन भावना से ग्रसित करेगा। वो हो रहा है, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देख लो, वो जामिया मिलिया इस्लामिया में देख लो, वहाँ आपके बच्चों को दिखाया जाता है कि गणेश क्या है, कि हाथी को आपने बैठा दिया, वो तौहीन करेंगे। लेकिन अगर आपने कभी उनसे सवाल पूछ लिया कि चलो हमारे भगवान तो ये हैं, हम तो तुलसी को भी माता कहते हैं, लेकिन तुम्हारे भगवान के बारे में भी दो शब्द कह के दिखाइए, तो फिर नारा आएगा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। हमारे परिवार में 5 साथी हैं, एक किसी भगवान को नहीं मानता है, एक दुर्गा माता को मानने वाला, एक हनुमान जी को मानने वाला, एक भगवान शिव को मानने वाला, एक गणेश जी को मानने वाला, एक सरस्वती को मानने वाला। हम सब फिर भी साथ रहते हैं, कभी किसी का गला नहीं काटते। हम ये नहीं कहते कि हम ही हैं, लेकिन हम इस बात का भी विरोध करना जानते हैं कि जो ये कह रहा है कि हम ही हैं, तो उसको ये बताने की हमें ताकत इकट्ठा रखनी पड़ेगी कि तुम ही नहीं हो, ये दुनिया हमसे भी है, और दुनिया हम ही से है, हिंदुत्व से ही है, हिंदुस्तान से ही है, इस देश की परंपरा से ही है। मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि जब आप यहाँ से जाएं तो हर साल एक कसम खाएं कि कम से कम 10 बच्चे हर साल, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 से 15 साल है, जो आजकल मोबाइल लेके इंस्टाग्राम पे रील बनाते घूम रहे हैं, बेबी को बेस पसंद है गाना गा रहे हैं, इन बच्चों को बोलो 2 मिनट बैठो मेरे साथ, उनको बताओ इस देश के बारे में, इस देश की महानता के बारे में, और जो वीर सावरकर ने कहा है कि धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, और इस पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करके दिखाओ। तब तक पता नहीं चलता कि आपका कद क्या, आपके कद का तब पता चलता है कि जब आपके बाजू में 2-4 लोग खड़े कर दिए जाए, तब आपको मालूम चलता है कौन आपसे लंबा है, कौन आपसे छोटा है। तो वीर सावरकर को आप अकेले मत पढ़ाइए। वीर सावरकर के बारे में जब भी आप बात करें तो उस समय के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं सबको साथ में खड़ा कर दो, बता दो कि इन्होंने ये किया, इन्होंने असहयोग आंदोलन किया, इन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया, भगत सिंह फांसी में लटके, वीर सावरकर काला पानी गए, और बताओ कि ये वो जेल में गए और ये वो प्रधानमंत्री बने, इन्होंने भारत के 2 टुकड़े किए, बताइए आप सबको। तब आपके बच्चे को ये तार्किक शक्ति मिलेगी कि सच किधर खड़ा है और झूठ कहाँ है। आपके पाठ्यक्रमों में गलत पढ़ाया गया है, आपके पाठ्यक्रमों में सिर्फ 5 से 7 लोगों को पकड़ के हर क्लास में 3rd, 4th, 5th, 12th IAS, महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज, सिर्फ उन्हीं के बारे में एग्जाम, उन्हीं के बारे में सब कुछ पढ़ाया गया। ये गलत है। हम ये नहीं करें कि उनके बारे में मत बताओ, हम कह रहे हैं बताइए उनके बारे में, लेकिन जो हमारा वाला हीरो है उसके बारे में तो 2 लाइन लिखो भाई। आपने तो उनका नाम ही साइड में कर दिया, आप तो उनके बारे में उनका नाम लेते ही आप खड़े हो जाते हैं। और जो देश में जितने जो पप्पू हैं, जो ये नारा लगा रहे हैं, जो वीर सावरकर को गाली देते हैं, मैं उनको आज चुनौती देके कह रहा हूं, अगर उनमें असली हिम्मत है तो अपने गले में सांकल डाल के, चैन डाल के, हाथ बांध के और पैरों में डाल के 5 दिन कोलू चला लें, 5 दिन कोलू चला लें और 2 कटोरी पानी पी के जिंदा रह जाएं। ये जो दाढ़ी लटका के घूम रहे हैं ना आजकल पूरे देश में, भारत जोड़ो, इनके मुंह में झाग ना आ जाए। जिंदगी में सिर्फ एक नाम सुबह शाम जब करेंगे, सावरकर 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 सावरकर, जय हो जय हो जय हो। किसी आदमी की बुराई करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तथ्यों से करो, तथ्यों से करो ना। तथ्य आपके पास नहीं है, तथ्य आपने छुपा दिए और सिर्फ ये बोल रहे हो ये गंदा है, ये गंदा है, ये गंदा है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना। हमें तो दिख रहा है हमारी आंखों से कि ये इस राष्ट्र का महानायक है। हम चाहते हैं कि जो लीगेसी 75 साल में इस देश ने जो विश्वासघात किया है वीर सावरकर की लीगेसी के साथ, आप और हमारी जिम्मेदारी बनती है। हर साल कम से कम हम 10 बच्चों को बताएं कि ये आदमी था कौन, किस चीज के लिए खड़ा था। मैं चाहता हूं कि आप प्रण लें और आप अपने बच्चों को धर्म से जोड़ के रखें।
आप अपने बच्चों को बताएं कि हिंदू सिर्फ एक ही है, ये कोई जाति पाति कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, सब ये अंग्रेजों के, ये बाकी नेताओं के बनाए हुए हैं। हम सब एक हैं। हमारा हर मंदिर जिसमें जिसको आज आप दलित कहते हो, मेरा ये मानना है कि उसका पहला हक है मंदिर में जाने का, पूजा करने का। क्यों? आप पूछिए क्यों? भगवान शिव की मूर्ति हमारा दलित भाई बना रहा है, वो उस पत्थर को काट के 3 साल में उसने भगवान की इतनी सुंदर मूर्ति बनाई, और मंदिर में रखने के बाद में उसको हम दर्शन नहीं करने दे रहे हैं। कौन होते हैं हम लोग? भगवान तो बनाया उन्होंने, सबसे पहला हक तो उसका बनता है। इसलिए आप समाज में जाके हर व्यक्ति को कीजिए, आप ये बात कहिए आप कि हम सब एक हैं और हमें डिवाइड नहीं होना है। ये अंग्रेजों ने पहले किया था, और जो आज देश में जो अंग्रेज हैं, आज भी देश में एक ऐसा ग्रुप है जो अंग्रेजों, जो विदेशी ताकतों के नीचे तलवे चाट रहा है। कैसे स्वीकार कर लेते हैं, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। अगर मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर, मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी की अगर पूजा कर रहा हूँ, तो मैं, गलती उसकी नहीं है भाई, गलती मेरी है। तो जो लोग वैसे लोगों का साथ दे रहे हैं, जो सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत माता के सच्चे सपूतों को जो गाली दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, दोषी वो भी। और आप जहां भी खड़े हो, तथ्यों के साथ बहस करें। आप सिर्फ ये नहीं बोलें कि आपका खराब है, आप बोलेंगे आपके तो ये और हमारे वाले ये, इनकी ये कहानी है, बचपन से पढ़िए आप इनकी। धर्म के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, देश की स्वतंत्रता सेनानियों को जागरूक करने के लिए इस आदमी ने क्या किया। ये कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। वीर सावरकर जी को जब 2 जन्मों का आजीवन कारावास दिया, तो उनकी पहली लाइन ये थी कि मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो कहता आया हूँ और भरोसा रखता हूँ कि पुनर्जन्म में, और मैं दोबारा पैदा होऊंगा तो इसी देश में होऊंगा। लेकिन ये जो अंग्रेज जो पुनर्जन्म में भरोसा नहीं रखते, ये भी मान गए, आज कह रहे हैं कि 2 जन्मों का आजीवन कारावास। आप देखिए ना कि इतने संकट की घड़ी में आदमी ने हंसते हुए एक चीज बोली। बाकी मल्हार साहब कहेंगे उनकी जीवनी के बारे में, ये एनसाइक्लोपीडिया है, लेकिन मेरा जो मकसद है वो सिर्फ एक है कि मैं चाहता हूं कि आप उनकी लीगेसी के साथ जो धोखा हुआ है, जो विश्वासघात हुआ 75 साल में, आप उसको अब से करेक्ट करना शुरू करें। आप जहां भी जाएं, उनकी जो कहानियां हैं, वो स्पेशली युवा जो साथी हैं, जितने बड़े हैं आप सबको पता है, लेकिन जो युवा साथी हैं, जो हमारा भविष्य है इस देश का, अदरवाइज ये किसी यूनिवर्सिटी में खड़े होकर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वालों के साथ खड़े हो जाएंगे। इनको पता नहीं है। इस जनरेशन को इस आदमी के बारे में बताना जरूरी है। और ऐसी जगह अगर आ गया वो आदमी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, वो आपका मेरा विरोध कर सकता है, लेकिन भारत माता का विरोध नहीं करेगा, भारत की सेना का विरोध नहीं करेगा, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का विरोध नहीं करेगा, किसी भी हिंदू धर्म के त्योहार का विरोध नहीं करेगा। अगर ऐसी जगह, मैं चाहूँगा जो आप लोग जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से, मैं चाहूँगा कि आप साल में 5-7 दिन ऐसे जरूर रखें कि जब यहाँ पे मेला लगे, कि लोग आए, यहाँ पे उनकी जीवन गाथा लिखी हो और लोग आके देखें कि ये पवित्र मंदिर है, ये जेल नहीं, हमारे लिए पवित्र मंदिर है। दोस्तों, मैं मेरा संबोधन खत्म करता हूँ। उससे पहले हम भारत माता की जय बोलेंगे और आवाज थोड़ी बुलंद होनी चाहिए। जितनी ये पप्पू पार्टी जो हमारे हीरो के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उन तक आवाज जानी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि देश का युवा, देश के नागरिक जाग रहे हैं और जिस लीगेसी के साथ धोखा किया है उसका प्रतिकार कर रहे हैं। थोड़ा आवाज बुलंद होनी चाहिए। भारत माता की जय। पीछे वालों, थोड़ा आपकी आवाज सुननी चाहिए ना। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। थँक्यू। जसं आणि आता सांगितलं त्या पद्धतीने जे हिंदुत्व हे सर्वसमावेशक हिंदुत्व मांडणारे एकमेव प्रणेते होते ते स्वातंत्र्यवीर सावरकर। आणि त्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयी जर आपण स्मारक पाहायला जातो तर आपल्याला त्यांच्या मूळ गावचं नाशिकचं भगूरचं स्मारक असेल, शिवाजी पार्कचं स्मारक असेल, पुण्याचं स्मारक असेल, अशी वेगवेगळी, अंदमानचं स्मारक असेल, ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या स्मारकांविषयी आपण इतिहासात ऐकून माहिती आहे। पण आपण वीर सावरकरांना जाणून घेण्यासाठी एवढ्या दूरवरच्या स्मारकांपर्यंत पोहोचू शकतो का?
तर पोहोचू शकत नाही. जर आपल्याला वीर सावरकर जाणून घ्यायचे असेल तर ह्या बंदिस्त कोठडीमध्ये त्यांनी काही दिवस आपले घालवले, काही महिने घालवले. तिथे आपण किमान वर्षातून एकदा यायला पाहिजे. आणि जसं मेजर साहेबांनी सांगितलं तर 4 दिवस 6 दिवस लोकांना कळायला पाहिजे जे आपल्या जवळ आहे. काकेला कळसा आणि गावाला वळसा आपण दुरुदर फिरण्यापेक्षा ज्या वीर सावरकराने ह्या कोठडीत काही दिवस घातले त्या ठिकाणी आपण यावं आणि वीर सावरकर काय ते समजून घ्यावं. एवढेच एक छोटेसे प्रयत्न ह्या अभिनव केसरी मित्रमंडळाचे होते. आणि ह्या मित्रमंडळाच्या ह्या प्रयत्नांना यश येण्यासाठी आणि याच्या माध्यमातून आपल्याला खरेखुरे वीर सावरकर जाणून घ्यायचे, त्यासाठी आपल्याकडे ज्यांच्या अमोघ वाणीनं आपल्याला पुढचे 1 तासभर त्यांचं सगळं सावरकरांचा जीवन प्रवास ऐकून घ्यायचा आहे, ते प्रल्हाद गोखलेजी आपल्याला याच्या पुढे संबोधन करतील. मंच पर उपस्थित मान्यवर और मेरे सामने बैठे हुए सारे आप मान्यवर, सबको मेरा नमस्कार. मैंने कहा नमस्कार. नमस्ते. हाँ, जोर से आवाज आनी चाहिए. मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा. जब मेरा शब्द संग्रह समाप्त होगा तो मराठी में बात करूंगा. मराठी केलेलं बरं. हिंदी मराठी ऐसा अपना सिलसिला चलता रहेगा. अभी अभी पुनिया सर ने सावरकर जी के माफीनामे के बारे में कुछ जिक्र किया, उल्लेख किया. थोड़ा उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, यानी मुख्य विषय से लेकर मुख्य विषय के संदर्भ में ही है, पर जो अभी अभी का संदर्भ है उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ. हम सब लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो छत्रपति शिवराय ये हमारा दैवत वैसे पूरे हिंदुस्तान का है, पर हमारे महाराष्ट्र में वो जन्मे, उनका जीवन यहाँ पर हुआ, इसके लिए हम लोग उनको ज़्यादा चाहते हैं. तो 2 उदाहरण मैं देता हूँ, कई उदाहरण है, केवल 2 यहाँ पर देता हूँ. कि जब हिंदवी स्वराज्य के का जो घटनाक्रम है, नई शुरुआत थी, कुछ 5-10 किले ही शिवराय ने जीते थे. और जब ये बीजापुर के आदिल शाह को पता चला कि शाहजी भोसले का छोरा हमारे विरुद्ध बगावत करके खड़ा है, अभी शाहजी भोसले हमारा सरदार है और उसका बच्चा हमारे विरुद्ध बगावत कर रहे हैं, क्या बात है. तो उसने पूरा घटनाक्रम देखा और चाल चली कि पिता हमारा ही सरदार है, उसे ही पकड़ो तो बच्चा कहाँ जाता है. शतरंज की चाल रहती है ना कि हमेशा काटना ही चाहिए, ऐसा नहीं, केवल एक शह चेक. जब चेक बराबर होता है तो उसके बाद में मात अपने आप आती ही है, लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है. तो आदिल शाह ने शाहजी राजा को पकड़ लिया, कैद में रखा और शिवाजी राजा को यहाँ पर पत्र भेजा कि तुम्हारे वालिद को, तुम्हारे पिता को हमने कैद करके रखा है, अगर उनकी जिंदगी चाहते हो तो ये हिंदवी स्वराज्य का जो झंझट तुमने शुरू किया है उसे बर्खास्त कर दो. हाथों में रुमाल बांधकर, सिर झुकाकर हमारे सामने आकर कुर्बानी करो और हमारी हुकूमत मान्य करो. अब शिवराय ने क्या किया, उन्होंने शह को काट शह दिया. कैसे? तो अली आदिल शाह बीजापुर का बादशाह जो था उससे भी बड़ा था दिल्ली का बादशाह शाहजहां. शाहजहां को शिवराय ने पत्र लिखा कि आप तो पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, बीजापुर के आदिल शाह तो केवल दक्कन में एक छोटी सी रियासत के बादशाह हैं, और हमारे पिता शाहजी राजा वास्तव में आपके सरदार हैं, और आपने उन्हें आदिल शाह के पास वर्ग किया है कि आप हमारी चाकरी मत करना, इनकी कर देना, और इसके लिए वो आदिल शाह के सरदार है. वास्तव में कौन है? आपके सरदार है, और आपके सरदार को इस आदिल शाह ने कैद करके रखा है, और मैं भी आपका बंदा हूं, मैं भी आपका बंदा हूं, शिवराय ने लिखा उनको. तो अभी इस मामले में क्या करना है आप सोचो.
और आज की ऑफिस के भाषा में अगर कहेंगे तो ओरिजिनल लेटर टू शाहजहां एंड कार्बन कॉपी सीसी टू बीजापुर आदिल शाह। देखो मैंने शाहजहां को पत्र लिखा है, अभी दिल्ली से कैसी लात मिलेगी, कैसा बांबू लगेगा मुझे पता नहीं, आप सोचो। तो जब आदिल शाह को यह पता चला कि अरे बाप रे, इसने तो शाहजहां का शह मुझे दे दिया है, अब अगर शाह दिल्ली से अगर मुझे बांबू आता है तो मेरी मौत है, तो उसने चुपचाप बिना कुछ शर्तें रखे हुए शाहजी राजा को छोड़ दिया, पर केवल एक अपना सम्मान रखने के लिए ऐसा कहा कि ठीक है भाई शाहजी राजा, हम आपको छोड़ देते हैं, पर एक 2-3 महीना अब यहीं रहो, आप बंगलुरु में आपकी जो जागीर है वहां पर मत जाना, यहीं रहना। शाहजी राजा बोले ठीक है रहता हूं, और उस कालखंड तक शिवराय ने यहाँ पर महाराष्ट्र में कोई हलचल नहीं की, वो भी शांत बैठे रहे। और जब शाहजी राजा बाइज्जत बंगलुरु पर गए, उनकी जागीर पर गए, तब शिवाजी राजा ने अपना जो काम था वापस शुरू किया। अब सोचिए उन 3-4 महीनों का जो कालखंड गया, उन 3-4 कालखंडों में आज के लिब्रांडू पत्रकार अगर रहते, नहीं थे, सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की, पर रहते तो वो क्या कहते, अरे कहाँ गई वो हिंदवी स्वराज्य की शपथ, रायरेश्वर के सामने आपने खून बहा कर ली थी, वो कहाँ गई? आपने तो शरण ले ली शाहजहां की, आदिल शाह की नहीं, शाहजहां की ले ली, आपने तो उनको पत्र लिखा है मैं आपका बंदा नौकर हूं, कहाँ गई आपकी शपथ? आप तो माफी वीर है, कहा होता ना, पर नहीं कहा, क्योंकि बाद में शिवराय का जीवन क्रम अलग रहा। इसका दूसरा उदाहरण तो इससे भी भारी है कि जब शाहजहां के बाद औरंगजेब आया दिल्ली के तख्त पर, और औरंगजेब ने यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खान, दो बहुत ही नामजद ऐसे सरदार, उनको भेजा, और उन्होंने ऐसा कस के पकड़ा हिंदवी स्वराज्य को और छत्रपति शिवराय को कि उनके सामने तह करने के सिवा कोई चारा नहीं रहा, कोई चारा नहीं रहा, सभी बाजू से ऐसे जकड़ लिया, पकड़ लिया, तो शिवराय ने कर लिया। और अपने पास जितने किले थे उसमें से 3/4 3/4 किल्ले हे मोगलांना देऊन टाकले, त्यावे लागले। आणि एवढ्यावर थांबला नाही, मिर्झा राजा जयसिंगांनी त्यांना असं सांगितलं की नाही नाही एवढ्यावर चालणार नाही, तुम्ही स्वतः आग्र्याला जा। मध्यंतरीच्या काळामध्ये राजधानी दिल्लीहून आग्र्याला आली होती, आग्र्याला जा, औरंगजेब बादशाला भेटा, त्याच्या समोर त्याच्या दरबारात त्याला कुर्निसात करा, त्याला नजराणा द्या, म्हणजे आपला हा जो तह झालेला आहे त्या तहावर शिक्कामोर्तब होईल, फायनल, त्याच्यामध्ये कोणतीही शंका राहणार नाही। आता मोठं संकट पडलं की इथपर्यंत इथे होतं ठीक आहे बाबा, मी 23 किल्ले तुला दिले, मान्य केलं, नाही नाही तिकडे जा, त्याला मुजरा करा, पण शिवरायांना मान्य करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हतं। शिवराय गेले, आग्र्याला गेले, औरंगजेबाच्या दरबारात त्याच्या समोर उभे राहिले, 3 वेळा लवून कुर्निसात केला, नजराणा दिला। मग त्यावेळी आजचे पत्रकार असते पप्पू, जसं आता साहेबांनी सांगितलं, किंवा आपले आहेत नामांकित राजदीप वगैरे मंडळी, आपण बघतो चॅनलवर, लगेच त्यांनी प्रचंड गदारोळ केला असता, बघा 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 काय जगदंबेसमोर शपथ घेतली, महादेवासमोर शपथ घेतली, आजीवन मी हिंदवी स्वराज्यासाठी लढेन, कुठच्याही बादशाहासमोर कधी मान झुकवणार नाही, आणि आता हे काय नजराणा दिला, 3 वेळा झुकून कुर्निसात केला, हे कसले स्वातंत्र्यवीर, हे कसले हिंदवी स्वराज्यासाठी झगडणारे, हे तर माफीवीर। केला असता ना, नक्कीच केला असता, नक्कीच। पुढे काय झालं हे महत्वाचं आहे, पुढे काय झालं की औरंगजेबाला बरोबर माहिती होतं की शिवाजी हे जे काही करतोय हे सगळं नाटक आहे, त्याला कळलं, शत्रूला बरोबर कळलं, आणि त्यामुळे त्यांना सरळ पकडलं। आता जो बादशहा ज्याने आपला सिंहासनावरचा हक्क शाबित करण्यासाठी
3 सख्या भावांसकट एकूण 32 नातलगांना ठार मारलं. 32 नातलग, ते 3 सख्खे भाऊ, आणि स्वतःच्या सख्या बापाला कायमचा कैदेत टाकलं. असा क्रूर औरंगजेब शिवरायांना जिवंत सोडणार नव्हता. पण मग ते कशा कौशल्याने सुटून आले तो वेगळा भाग आहे, मी त्यात जात नाही. महाराष्ट्रात आले आणि महाराष्ट्रात आल्यावर स्वतः औरंगजेबासकट सगळ्यांना असं वाटलं होतं, सगळ्यांना झाडून, की आता शिवाजी अत्यंत चिडलेला आहे औरंगजेबावर, औरंगजेबाने विश्वासघात केला म्हणून, आणि त्यामुळे आता दख्खनमध्ये, या मराठी मुलखामध्ये लढायांची प्रचंड धामधूम परत उसळणार. शिवरायांनी अजिबात तसं केलं नाही. कारण अगोदरची 25 वर्ष शिवराय आणि त्यांचे सगळे सवंगडी अखंड लढत होते. सगळ्यांना थोडा अवकाश पाहिजे होता, विश्रांती पाहिजे होती, फार गरजेची होती. आणि म्हणून सुटून आल्यानंतर त्यांनी अत्यंत साखर पेरणी करणारं गोडगोड शब्दातलं पत्र औरंगजेबाला पाठवलं. विलक्षण पत्र, विलक्षण, मुत्सद्देगिरीचा, डिप्लोमसीचा अप्रतिम नमुना असं ते पत्र आहे. आपण जरूर वाचावं. काय लिहिलं शिवरायांनी की जहांपना, आग्र्याहून आपली परवानगी न घेता, आगरा से आपकी परवानगी लिए बिना मुझे आना पड़ा, इसका मुझे बहुत अफसोस है, बड़ा दुख है, पर क्या करूं, आने की आवश्यकता थी, सो मैं आ गया. पर अब जो पुरंदर किले के नीचे मेरा मिर्जा राजा जयसिंह के साथ जो करार हुआ है कि 23 किले और उनके नीचे वाला मुल्क आपके पास रहेगा और मैं आपका सरदार बन के रहूंगा, वो करार कायम है, वो करार कायम है. औरंगजेब सहित पूरे हिंदुस्तान के जितने भी सत्ताधारी थे वो चकित हुए. अरे ऐसे कैसे हो सकता है? पर हुआ. और 4 साल तक शिवराय ने इस करार पर अमल किया. उन्होंने मुगलों के विरुद्ध कोई लड़ाई नहीं की. अभी उन दिनों लिब्राडू पत्रकार अगर होते, आजकल के नेता माफी वीर सावरकर को बोलने वाले, अगर उन दिनों में होते तो वो ये मुद्दा जरूर उठाते. अरे ये काय के शिवाजी, ये काय के स्वतंत्र वीर, ये क्या हिंदवी स्वराज्य को के लिए लड़ने वाले, ये तो माफी वीर है. इन्होंने भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुगलों का स्वामित्व मान्य किया, ऐसे ही बोलते ना. पर शिवराय को मालूम था कि राजनीति कैसी चलती है. तो मैं आप सबसे ऐसी विनती करूंगा कि सावरकर जी के माफीनामे के बारे में इस तरह से सोचिए. और ये बाद में खुद सावरकर जी ने बोल के रखा है कि अगर मैं माफी न मांगता, या माफी यानी माफी का वो पत्र नहीं है, पर मुझे इस तरह अंडमान में ना रखिए, अगर मुझे जेल में रखना ही है तो भारत की भूमि पर रखिए. और इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं राजनीति में भाग न लूं, मैं क्रांति कार्य में भाग न लूं, तो मैं इसके लिए तैयार हूं. लिखा है सावरकर जी ने. तो लोगों ने पूछा, अरे आपने ऐसा कैसे लिखा? अरे वो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं छत्रपति शिवाजी का गनीमी कावा. अरे वो शत्रु है, उनको थोड़ी वचन देना है शिव के पिंडी पर हाथ रखकर, हाथ में बेल लेकर, नहीं करना है. उनको झूठे वचन ही देने हैं और झूठे वचन बाद में तोड़ने ही है. झूठे वचन इसी के लिए दिए जाते कि बाद में तोड़ना है उनको. मैं ये पक्का करना चाहता था कि वो अंडमान की दूर के एक जो टापू था वहां से मुझे भारत की मुख्य भूमि पर लाएं. बाद में क्या करते हैं देखा जाएगा. पर अंग्रेज भी बड़े धूर्त थे, बड़े होशियार थे. उनको मालूम था एक बार अगर ये आ गया भारत की भूमि पर तो बोल नहीं सकते क्या होगा. और इसलिए उन्होंने वो सारे माफीनामे ठुकराए. शत्रु जानते थे हमारी ताकत क्या है. आज भी वैसा ही है ना. शत्रु जानते हैं कि हमारी ताकत क्या है और हम नहीं जानते. इस ढंग से, इस दृष्टिकोण से सोचिए सावरकर के माफीनामे के बारे में. ठीक, अभी आज का मेरा जो मुख्य विषय है उसकी तरफ मैं आता हूं. स्वतंत्रवीर सावरकर ज्ञान योद्धा. सावरकर जी केवल
पिस्तौलें, बंदूकें, बम फोड़ने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, यानी क्रांतिकारी वो थे ही, पर उससे अधिक या उसी के साथ वो ज्ञान योद्धा थे। उनको ये ज्ञान था कि मैं ये बम फोड़ना, पिस्तौलें चलाना, कुछ लोगों को मारना क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। आजकल लोग बोलते हैं ना, अरे क्यों मारते हैं उनको, उनके भी बाल बच्चे हैं, है ना। आतंकवादियों को जब हमारी सेना मारती है तो हमारे यहाँ पर कुछ मानवतावादी लोग हैं, वो इस तरह के प्रश्न करते हैं, अरे क्यों मारते हैं, उनको भी बाल बच्चे हैं। अगर हमने उनको नहीं मारा तो वो हमको मारने वाले, फिर हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। वो मानवतावादी सोचेंगे नहीं, क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारे बाल बच्चों का कुछ भी हो सकता है, वो नहीं मरने चाहिए। यानी मानवतावाद हिंदुओं को छोड़कर बाकी सब लोगों के लिए है। कैसी ये विडंबना है हमारे ही देश में। तो सावरकर जी को ये मालूम था कि ये क्रांति कार्य मैं किस लिए कर रहा हूं, और उन्होंने बोल के रखा है। एक कविता की पंक्ति है, रणवीर स्वातंत्र्य कोणा मिळाले। उन्होंने पूरे दुनिया में जितने देश थे कि वो कभी ना कभी पारतंत्र्य में थे, उन्होंने अपने ऊपर जो गुलामी लादने वाले लोग थे, मालिक, उनके विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन किया और तभी जाकर वो स्वतंत्र हो पाए। ये पूरी दुनिया का इतिहास, दुनिया के हर क्षेत्र का, हर देश का अध्ययन वीर सावरकर ने किया था, और इसके लिए उनको मालूम था रणवीर स्वातंत्र्य कोणा मिळाले, किसी को नहीं मिलने वाला है। आवेदन करके, एप्लीकेशन करके, विनंती पत्र लिख के और शांततापूर्ण आंदोलन करके कुछ नहीं होने वाला। वो तो क्या पत्र देने वाला है, दे दो करके पत्र लेके रखेंगे और बाद में उसका टॉयलेट पेपर जैसा वापर करेंगे। कौन पूछता है आपके पत्र को। आवेदन पत्र करते रहो, जब तक आप सामर्थ्य नहीं दिखाते तब तक दुनिया में कुछ नहीं होता। अभी वीर सावरकर इस निष्कर्ष पर कैसे आए, ये ज्ञान उन्होंने कैसे अर्जित किया, इसके बारे में सोचेंगे। पहले हम ऐसा करेंगे कि एक उनके जीवन की एक बोलते हैं ना कि जिसको आजकल टाइमलाइन कैसे कैसे घटता गया। जैसे छत्रपति शिवाजी, अपने को पता है कि अफजल खान वध, फिर शाइस्ते खान के ऊपर हमला, बाद में मिर्जा राजा जयसिंह और दिले खान का हमला, बाद में आगरा की भेंट और वहां से पलायन, बाद में शिवराज्याभिषेक, बाद में दक्षिण का दिग्विजय। ऐसे छत्रपति शिवाजी के जीवन के कुछ पहलू या उनके घटनाक्रम हम सबको पता है। वैसा वीर सावरकर के जीवन का घटनाक्रम मैं थोड़े में आपके सामने रखता हूं। उनका जन्म आज जो अपना नासिक शहर है उसके बाजू में बगूर नाम का एक छोटा सा देहात था, गांव था, वहां पर हुआ। वहां पर उनका प्राथमिक शिक्षण हुआ। उच्च शिक्षण के लिए वो नासिक में आए और बाद में वो उच्च शिक्षण भी पूर्ण होने के बाद कॉलेज के लिए पूना में आए, फर्ग्यूसन कॉलेज। इस कॉलेज में वो दाखिल हुए और तभी उनका संपर्क लोकमान्य तिलक और शिवराम महादेव परांजपे, ये दो तब पूना में एक बहुत बड़े ऐसे नेता थे, उनके साथ आया। तब लोकमान्य तिलक को लगा कि ये योग बड़ा ही तेजस्वी है, इसको कोई बड़ा एक अवकाश देना चाहिए, इसको अच्छी तरह चैनलाइज करना चाहिए आज की भाषा में, तो आगे जाकर ये अपने देश के लिए बड़ा काम करने वाला है। तो लोकमान्य तिलक ने क्या किया, श्यामजी कृष्ण वर्मा, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा करके एक भारतीय देशभक्त लंदन में थे, उनसे इनको एक स्कॉलरशिप दिलवाई, यानी पैसे का बंदोबस्त किया और उनको कहा लंदन में जाओ, तुम्हारा बीए पूर्ण हो चुका है, लंदन में जाके आप बैरिस्टरी का अभ्यास करना, बैरिस्टर बनना, और उसके लिए जो व्यय लगेगा, जो खर्चा लगेगा, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा के इस स्कॉलरशिप से आपका वो सारा खर्चा निभेगा। तो सावरकर जी गए वहां पर और बैरिस्टरी का अभ्यास तो करने लगे, बैरिस्टर तो होना ही था, और साथ साथ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कौन कौन आदमी मिल सकते हैं, कार्यकर्ता जोड़ने का काम शुरू किया।
अब तुरंत ये बात अंग्रेजों के ध्यान में आई। उनकी राजधानी थी लंदन, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको नहीं मालूम पड़ेगा तो किसको मालूम पड़ेगा। तुरंत उनके ध्यान में ये बात आई और उन्होंने गुप्तचरों से इनका पीछा करना शुरू की। सावरकर जी को मालूम था ये होने वाला है, फिर भी उनका क्रांति कार्य, आदमियों को जोड़ने का कार्य रुका नहीं, थमा नहीं। होते होते बात यहां तक पहुंची कि सावरकर जी ने अपने मित्र मंडल के द्वारा 20 ब्राउनिंग रिवॉल्वर्स, ब्राउनिंग एक कंपनी का नाम है, एक ब्रांड का नाम है, ब्राउनिंग कंपनी के 20 रिवॉल्वर्स हिंदुस्तान भेजे। कैसे भेजे? तो बड़े बड़े ग्रंथ लिए, उन ग्रंथों के बीच का जो बराबर वो रिवॉल्वर के साइज का जो हिस्सा था वो ब्लेड से काट दिया और वो पिस्तौल ऐसा अंदर बिठा दिया, ऊपर से ग्रंथ का कवर आ गया। अरे कौन सा ग्रंथ है? वाह शेक्सपियर है। ये कौन सा ग्रंथ है? वाह मिल्टन का ग्रंथ है। तो कस्टम्स ने या बाकी जो अथॉरिटीज थी उनके ध्यान में से निकल गए और 20 के 20 पिस्तौल जहां पर पहुंचने थे वहां पर पहुंचे और सबसे पहला बलि चढ़ गया नासिक जिले का कलेक्टर जैक्सन, उड़ा दिया उसको। पर तभी पुलिस बहुत ही जागरूक हुई। तब का जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसके शब्द है, तुरंत पिस्तौल ढूंढो। ये अनंत कान्हेरे जिसने इनको मारा है उसने एक पिस्तौल का वापर किया है, दूसरा पिस्तौल उसके जेब में मिला है, 18 पिस्तौल बचे हैं, कहाँ है देखो, नहीं तो 18 साहब लोग मारे जाएंगे। तो सीआईडी ने, गुप्तचरों ने बड़े जबरदस्त कार्रवाई शुरू की और 17 पिस्तौल हासिल किए। एक पिस्तौल कभी भी नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। खैर वो छोड़ो। और तब सावरकर के ऊपर वारंट जारी हुआ और उनको लंदन में पकड़ा गया। लंदन के सरकार ने यह सोचा कि इनका जो मुकदमा है, इनका जो खटला है वो यहाँ पर नहीं चलाएंगे, क्योंकि जो गुनाह हुआ है वो भारत में हुआ, तो इनको भारत भेज दो। आने लगे भारत में। अब देखिए सावरकर जी किसी और को नहीं, छत्रपति शिवाजी को गुरु मानते थे। तो उनके चक्र घूमने लगे दिमाग में कि जिस तरह छत्रपति शिवाजी ने आगरा से औरंगजेब के चंगुल से छुटकारा पाया था, कर लिया था अपने दिमागी ताकत से, वैसे कुछ मैं करूंगा। और इसलिए वो जो बोट उनको भारत में लाने वाली, जब फ्रांस के मार्सेलिस नाम के शहर के किनारे पर खड़ी थी, उन्होंने उस जहाज के पोर्ट होल से वो कूद गए और मार्सेलिस के धक्के पर चढ़कर आगे निकले, दौड़ते दौड़ते आगे निकले बाजार से। यहाँ पर दुर्भाग्य, यानी कम्युनिकेशन गैप जब कुछ होती है तो क्या होता है, ऐसा पक्का हुआ था, कैसे हुआ मालूम नहीं, पर यह हुआ था कि मादाम कामा और अय्यर नाम के 2 क्रांतिकारी की जो पहले पेरिस में जाके बैठे थे, वो पेरिस से एक गाड़ी लेकर, एक कार लेकर वहां पर पहुंचेंगे, इनको पिकअप करेंगे और तुरंत भाग जाएंगे। पर कुछ गड़बड़ हुई और सावरकर जी पकड़े गए। अंग्रेज पुलिसों ने उनका पीछा किया, उनको पकड़ लिया, वापस बोट पर लाया और तब वो कार वहां पर पहुंची। अब कोई उपाय नहीं था, सावरकर जी पकड़े गए, उनको मुंबई में लाया गया। मुंबई के अपने इस फोर्ट वाले हाईकोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा चला और उन दिनों सावरकर जी ये सामने वाली अपनी जो कोठरी है जहां पर हमने अभी उनका दर्शन लिया, वहां पर कैद थे। जब तक वो मुकदमा चल रहा था तब तक सावरकर जी यहाँ थे और बाद में उनको इस मुकदमे में उनको वो ऐतिहासिक सजा कि जो आज तक किसी भी गुनाहगार को सुनाई नहीं गई थी, कोई बड़ा खूनी, कोई डाकू, किसी को ऐसी इतनी भयानक सजा नहीं मिली थी। 25-25 सालों की 2 जन्मठेप, यानी लगातार 50 साल तक सावरकर जी को अंडमान काला पानी यहाँ पर रहना है। यहाँ ये टोंगरी जेल, यहाँ से ही मुंबई के बेलाट पियर के धक्के पर नहीं, सॉरी, यहाँ से उनको मद्रास, चेन्नई लेके गए और चेन्नई से उनको अंडमान जाने वाली बोट में बिठा दिया गया और अंडमान गए। ये सारी हकीकत 1911 की है, 1911। अभी शायद आपको पता होगा कि अंडमान में क्या क्या हुआ। वो पारी बाबा नाम का जेलर था, वो सारे कैदियों को
एक यमदूत की तरह उनसे उनके साथ बर्ताव करता था। बैलों को छोड़कर वो कोलू में लोगों को लगाता था। यानी तेल निकालने के लिए बैलों को जोड़ा जाता है और वो बैल घूमते हैं और तेल निकलता है नारियल से। बारी बाबा ने ये अभिनव पद्धति निकाली थी कि क्यों बैलों को नहीं, बैलों को निकालो, और ये जो बैली है सब साले हरामी हैं, हमारे विरुद्ध बगावत करते हैं क्या, इनको जोड़ो और बैलों जैसा काम इनसे ले लो। और अगर वो नहीं करते हैं तो चाबुक लेके, हंटर लेके खड़ा रहता था, मारता था। ऐसी भयंकर कई शिक्षाएं, कई शासन उसने ढूंढ निकाले थे अपनी कल्पना से। तो शायद आपने वो सारा देखा होगा, पढ़ा होगा। अगर देखा नहीं है तो वीर सावरकर जो चित्रपट है अपने सुधीर फड़के जी ने बनाया, जरूर देखिए। और वो तो केवल एक झलक है, वो तो सिनेमा है। एक्चुअल क्या हुआ होगा, सच में क्या हुआ होगा, सोचिए। और ये सारे हालातों को टक्कर देते हुए वीर सावरकर खड़े हुए। अभी अपने को थोड़ा आश्चर्य लगेगा ना, वीर सावरकर ऐसे कोई ऐसे बड़े पहलवान वगैरह थे कि इतना सब कष्ट झेलने के बाद भी टिके रहे? नहीं, ऐसे बड़े पहलवान तो कोई नहीं थे। हाँ, उन्होंने काफी अच्छा व्यायाम किया था अपने तारुण्य में। कहते थे कि हर रोज मैं इतने सूर्य नमस्कार डालता था बिना गिने, 12 हुए कि 24 हुए पता नहीं, पर जब सूर्य नमस्कार डालते हैं जमीन पर तो अपने पसीने से अपनी मूर्ति जमीन पर निकलनी चाहिए। हमारी आकृति जो ये है सूर्य नमस्कार की, ऐसी आकृति जमीन पर लेटी हुई अवस्था में अपने पसीने से जब बनती थी तब मैं रुकता था। इतने सूर्य नमस्कार हर रोज डालने के कारण उनका शरीर बड़ा अच्छा सुगठित था। बॉडी बिल्डर वगैरह नहीं, पर सुगठित था। अंदर से ताकत थी, केवल दिखावे के लिए ऐसा करके वो नहीं था, ताकत थी अंदर से। और सूर्य नमस्कार से केवल शारीरिक ताकत नहीं मिलती है, मानसिक ताकत मिलती है, एक तेज मिलता है। वो तेज उनके अंदर इतना भरपूर था कि ये बारी बाबा उनके इस मन की ताकत को तोड़ने का बार बार प्रयास करता था। और बार बार सावरकर जी उसको ऐसा जवाब देते थे कि वो चुपचाप चला जाता था। एक उदाहरण बताता हूँ। बारी बाबा ने सावरकर को पूछा, ये क्यों आप स्वतंत्रता क्यों लगाए बैठे, क्या मिलने वाला है आपको? अरे आप बैरिस्टर बनते थे लंदन में जाकर, और वापस आकर अगर बैरिस्ट्री का व्यवसाय करते थे, आप लाखों करोड़ों कमाते, आपका मलबार हिल पर बंगला होता, क्यों नहीं किया आपने? क्या सब है? आपके जैसे आदमी को ये शोभा नहीं देता है। इतने होशियार है आप, इतने इंटेलिजेंट है, इतने बुद्धिमान है। तब सावरकर ने क्या कहा? सावरकर जी को ये कैसे पता चला होगा, आप सोचिए। ये तो मालूम होना, शत्रु की कमजोरियां क्या है ये मालूम करना बड़ी, किसी भी योद्धा के लिए, किसी भी कार्यकर्ता के लिए शत्रु की कमजोरी क्या है ये मालूम होना बहुत आवश्यक है। आप सब सोचिए, क्योंकि मेरे नजर में आप सब कार्यकर्ता है। अगर आज नहीं तो कल बन जाएंगे, बनिए और सोचिए कि हमारी शत्रु की कमजोरी क्या है, उसकी दुर्बलता क्या है। तो सावरकर जी ने ये सब सहन करते हुए इतने सारे कष्ट। बारी बाबा कौन है? वो इंग्लैंड से किस प्रांत से आया है, उसके कितने दिन अब बचे हैं रिटायरमेंट के लिए, सारी जानकारी मालूम कर ली थी। कैसे कर ली पता नहीं, पर कर ली थी। तो उन्होंने बारी बाबा को जवाब दिया, बारी बाबा आप आयरलैंड से है ना? आयरलैंड से है। देखो हमको मालूम है आज 2023 चालू है, हम में से कितने जनों को मालूम है कि ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इस देश के अंदर कितने प्रांत है मालूम है अपने को? हमें तो यह भी मालूम नहीं कि हमारे भारत देश के अंदर कितने प्रांत है, पता नहीं, क्योंकि इसका हमारे रोजी रोटी से कोई संबंध नहीं है ना। हम 10 बोलेंगे, 25 बोलेंगे, कितने भी बोलेंगे, हमको जो कमाना है वो कमाना है। यानी हम रोजी रोटी के पीछे इतने व्यस्त है कि हमारे देश में कितने प्रांत है हमें ही मालूम नहीं। तो इंग्लैंड में कितने प्रांत है किसको पता है? सावरकर जी को 100 साल पहले पता था कि ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड,
ऐसे 4 प्रांत है, 4 प्रांतों का, 4 राज्यों का मिलकर यूनाइटेड किंगडम बना है। उनको मालूम था, क्योंकि वो ज्ञान योद्धा थे, उन्होंने ये ज्ञान अर्जित किया था, उसको अपने पास संजोए रखा था। तो उनको मालूम था। उन्होंने बारी बाबा को पूछा, बारी बाबा आप तो आयरिश है, आप तो आयरलैंड के हैं, और आयरिश क्रांतिकारक पिछले 50 सालों से इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहे हैं कि हमको यूनाइटेड किंगडम में नहीं रहना है, हमको बाहर निकलना है। लड़ रहा है कि नहीं? बारी बाबा चकित हुआ, अरे इसको कैसे पता चला कि मैं आयरिश हूँ और आयरलैंड के लोग इंग्लैंड के विरुद्ध स्वतंत्रता का आंदोलन कर रहे हैं, इसको कैसे मालूम? और आगे सावरकर जी ने उसके ऊपर और ताना कसा। तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको लानत होनी चाहिए। आप आयरिश है, आपका देश, आपका प्रांत इंग्लैंड के गुलामी में डूब रहा है, सड़ रहा है, और आप उनकी गुलामी कर रहे हैं, आप उनकी नौकरी कर रहे हैं, और हम इंग्लैंड के दुश्मन हैं, हमारे विरुद्ध भी आप अन्याय कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। कैसा देखो मिला, आघात को प्रत्याघात, और वो भी एकदम इंटेलेक्चुअल लाइन पर। कोई मुक्का नहीं मारा है, कोई लात नहीं मारी है, कोई शारीरिक आघात नहीं किया है, कर भी नहीं सकते थे क्योंकि वो कैदी थे, पर इंटेलेक्चुअल कैसा कसा, एक बॉक्सर की तरह ना, एक लात मारने वाले पहलवान की तरह की बारी बाबा चुपचाप वहां से चला गया। ऐसे कई प्रसंग, वो जो पुस्तक है सावरकर जी ने खुद लिखी है, वो जीवनी अपने वो तुरुंगवास की, माझी जन्मठेक मराठी में है, बाद में इसका हिंदी इंग्लिश में भी अनुवाद हुआ है, आप जरूर पढ़ लेना सावरकर जी ने वहां पर क्या क्या किया। ठीक है, अभी ये एक करीबन समझिए कि 5 सालों के बाद बारी बाबा की वहां से ट्रांसफर हो गई, या बारी बाबा रिटायर हो गया और इंग्लैंड चला गया वापस। बाद में जो जेलर लोग आए वो थोड़े से सौम्य थे, सॉफ्ट थे, उन्होंने ये सारा कोलू पीसना, डंडा बेड़ी लगाकर ऐसा लटकते रखना कैदियों को वगैरह सारा बंद कर लिया। वो बोले कि यहाँ पर है ना, इतना ही काफी, इनको शारीरिक कष्ट देने की ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए। तब सावरकर ने क्या किया, अरे हाँ मैं तो भूल गया कि अंडमान आने के पहले मैंने कहा ना ज्ञान योद्धा, अभी ये ज्ञान मैंने अर्जित करना चाहिए, ऐसा सावरकर जी को क्यों लगा? तो बचपन में उनके पिता और उनके चाचा उनको बताते थे कि हमारे देश पर पहले राज करने वाले जो सारे लोग थे ना, सुल्तान, उनको बुद्धि की, ज्ञान की कोई पड़ी नहीं थी, कोई पड़ी नहीं थी, वो खुद भी ज्ञानी नहीं थे, या दूसरों ने ज्ञान अर्जित करना चाहिए ऐसा उनको लगता भी नहीं था। उनका केवल एक ही मानना था, जो सारा दुनिया का ज्ञान है वो कुरान में है, तो कुरान पढ़ लिया तो बस है, मेरे को सारा ज्ञान आ गया और मुझे कुछ पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। अंग्रेजों का ऐसा नहीं था, अंग्रेजों का ऐसा नहीं था। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, लॉर्ड एल्फिंस्टन, जॉन माल्कम, सर जॉन माल्कम, कैप्टन ग्रांट डफ जिसने मराठों का इतिहास लिखा, कैप्टन टॉड जिसने राजपूतों का, राजस्थान का इतिहास लिखा, वॉरेन हेस्टिंग्स, मनरो, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, इन सारे विद्वानों ने, वास्तव में ये प्रशासक थे, कोई गवर्नर था, कोई वाइसरॉय था, कोई गवर्नर जनरल था, कोई सेनापति था, इनका काम नहीं था विद्वत्ता अर्जित करना, पुस्तकें पढ़ना, पंडित बनना, इनका काम नहीं था। उनको लड़ना था, उनको प्रशासन करना था। फिर भी उनके अंदर ज्ञान की इतनी जिज्ञासा थी कि उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, और पढ़े भी और लिखे भी, पढ़े भी और लिखे भी, दोनों पढ़े भी और लिखे भी। एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये लॉर्ड माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन जो है, इसके पास इटालियन में लिखा हुआ एक महाकाव्य था, और जब वो यहाँ से रिटायर होकर इंग्लैंड वापस गया तो उसने वो महाकाव्य की ओरिजिनल प्रति अपना साइन करके, ये जो अपनी सेंट्रल लाइब्रेरी है ना फोर्ट में, आरबीआई के बाजू में, उनको भेंट दे दी। 200 साल पहले, 200 साल पुरानी बात है, 200 साल पुरानी, वो सेंट्रल लाइब्रेरी इतनी पुरानी है। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने उस महाकाव्य की वो प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को भेंट दी। बाद में
1940 में इटली का हुकुमशाह बेनिटो मुसोलिनी, इसको जब पता चला कि हमारे इटालियन महाकाव्य की एक प्रति सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई में है, तो उसने सेंट्रल लाइब्रेरी को पत्र लिखा कि मैं आपको आज के मूल्य में, यानी 1940 के मूल्य में 50,000 अमेरिकन डॉलर देने को तैयार हूं, पर वो प्रति मुझे दीजिए। एशियाटिक सोसाइटी ने नहीं दी। तो ठीक, एक केवल जानकारी के लिए बताया। तो लॉर्ड एल्फिंस्टन ऐसा ज्ञान का उपासक था। और ये बात हमारे पहले जो नेता थे उन्होंने बराबर उठाई कि अंग्रेज हमारे ऊपर जो हुकूमत लाद रहे हैं, हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, वो बड़े सेनापति है, वो तो सही है, पर वो ज्ञानी है, उनके पास पूरे दुनिया का ज्ञान भरा पड़ा है। ये बात सबसे पहले नेता न्यायमूर्ति रानडे, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे, इन्होंने सोची और उन्होंने कहा भारत स्वतंत्र तो होगा ही, हम आंदोलन करेंगे ही, पर पहले हमें ज्ञानी बनना है, बहुत अध्ययन करेंगे, बहुत अभ्यास करेंगे। तो उनके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, नामदार गोखले इस नाम से जिनको हम जानते हैं, वो भी ऐसे ज्ञानी थे। बाद में व्योमेश चंद्र बैनर्जी, 1885 में जब मुंबई के गवालिया टैंक मैदान पर पहली कांग्रेस हुई, उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। लोकमान्य तिलक, इनके बारे में तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं। नरसिंह चिंतामण केळकर या गोपाल गणेश आगरकर, जो लोकमान्य तिलक के साथ इसी कोठरी में बंद थे 1 महीने के लिए, उनका भी फोटो अंदर लगा है, गोपाल गणेश आगरकर। ये सारे लोग बहुत ही ज्ञानी थे। और वो ज्ञानी कैसे बने? उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, बहुत अध्ययन किया, बहुत अभ्यास किया, तभी जाकर उनको मालूम पड़ा कि मुसलमानों की सल्तनतें और अब अंग्रेजों की सल्तनत, इसमें फर्क क्या है। फर्क क्या है? अंग्रेज तो मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर है, और हमारे इतने विशाल देश पर वो किस शक्ति के कारण राज कर पा रहे हैं, क्या रहस्य है? यह इन लोगों को इस अध्ययन से मालूम पड़ा। केवल पिस्तौलें चलाकर, केवल बम फोड़कर काम नहीं चलेगा, उसको ज्ञान की जोड़ देने की जरूरत है। यह इनके ध्यान में आया। अब वीर सावरकर क्या क्या पढ़ते थे? तो जब भगूर में थे, अपने गांव में थे, जो मिले वो पुस्तक पढ़ते थे। हर रोज कौन से पेपर पढ़ते थे? हर रोज का वृत्तपत्र तो केसरी, लोकमान्य तिलक का, वो तो सबको पता है। पुणे वैभव, गुराखी, जगत हितेच्छु, ये उन दिनों के अखबारों के नाम है, ये सारे पढ़ते थे हर रोज। इसके बाद मालाकार विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, एक बड़े विद्वान थे महाराष्ट्र के, उनकी निबंध माला हमेशा पढ़ते थे। महाभारत, रामायण, ये तो अपने घर में होता है, वो पढ़ते ही थे। मराठों का इतिहास केवल यहाँ तक सीमित नहीं था। उन दिनों में परशुराम तात्या गोडबोले नाम के एक बड़े विद्वान थे, और उन्होंने तब तक के महाराष्ट्र के सारे कवियों का कवित्व इकट्ठा करके उसका एक पुस्तक बनाया था, नवनीत। महाराष्ट्र के सारे बड़े कवियों की कविता वो नवनीत में थी। वो नवनीत पढ़ते थे सावरकर जी, यानी केवल इतिहास, केवल क्रांतिकार्य, केवल देशभक्ति ऐसा नहीं, साहित्य भी पढ़ते थे। इसके साथ आपको आश्चर्य लगेगा, एक होमर करके एक बड़ा कवि था ग्रीस का, उसने इलियड और ओडेसी नाम के बड़े बड़े महाकाव्य लिखे। वो इलियड सावरकर जी ने बाल्यकाल में जब स्कूल में थे तभी पढ़ लिया था। कितनी आश्चर्य की बात है। आज हमको इलियड क्या है ये भी पता नहीं है। और इसके साथ स्वानंद साम्राज्य नाम का एक वैदिक तत्वज्ञान के ऊपर एक पुस्तक है, बहुत उन दिनों में बहुत प्रसिद्ध था, वो भी सावरकर जी ने अपने 10 या 12वें साल में पढ़ लिया था। इसके बाद में वो आ गए नासिक में हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए। तब उन्होंने क्या पढ़ लिया? असीरिया, बेबीलोन, स्पेन, तुर्कस्तान, अखाड़ियन कल्चर, इजिप्ट, ये सारे जो अपने आजू बाजू के देश है, इन सारे देशों के इतिहास नासिक की लाइब्रेरी में थे, सारे पढ़ डाले, सारे पढ़ डाले। और साथ साथ में क्या पढ़ा? तो मित्रों, उन दिनों में 100 साल पहले स्पेंसर और मिल, इन दो
तत्वज्ञानों का समाजवाद का तत्वज्ञान पाश्चिमात्य देशों में बहुत ही प्रसिद्ध था, स्पेंसर और मिल। तो सावरकर जी ने वो दोनों पढ़ डाले, स्पेंसर और मिल के जितने ग्रंथ मिले पढ़ डाले, तो उनको पता चला कि समाजवाद क्या है, समाजवाद का तत्वज्ञान क्या है, ये मालूम पड़ा। समाजवाद पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, समाजवाद ये तत्वज्ञान क्या है ये उनको मालूम पड़ा ये ग्रंथों के अध्ययन से। इसके बाद में वो पुणे में आए, और पुणे में तो क्या पूरे भंडार पड़े हुए थे ग्रंथों के, जितने मिलते थे पढ़ते थे। और ये करते करते अभी अपने को लगता होगा ना इतना सब पढ़ते तो पढ़ाई कब करते थे। ये सारे करने के बावजूद उनकी अच्छी तरह पढ़ाई भी होती थी, और इसके लिए तो फर्स्ट क्लास में बीए पास हो गए, तभी जाकर उनको स्कॉलरशिप मिली। पास क्लास में आते तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती लंदन जाने के लिए, तो मिली। और अब लंदन में जब आए तब तो क्या पूरी दुनिया का भंडार था ग्रंथों का। अभी मित्रों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग जहाँ पर गलती करते हैं, सावरकर जी लंदन में जहाँ रहते थे उस घर का नाम था इंडिया हाउस। जिन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी थी पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनका अपना ये घर था इंडिया हाउस। और जिस ग्रंथालय में वो हर रोज पढ़ाई करने के लिए जाते थे उस ग्रंथालय का नाम था इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं क्योंकि इंडिया कॉमन है, इंडिया हाउस या उनका रेसिडेंशियल घर था, या यूँ कहे कि भारतीय विद्यार्थी वहाँ रहते तो उनका एक हॉस्टल था इंडिया हाउस। इसके मालिक थे पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी ये क्या चीज़ है, तो मित्रों थोड़ा ध्यान से सुनिए। अंग्रेजों ने 1857 का क्रांति युद्ध परास्त होने के बाद तब तक का जो राज था ईस्ट इंडिया कंपनी का, एक प्राइवेट कंपनी अपने ऊपर राज करती थी, यानी पीछे अंग्रेज सरकारी थी पर एक सामने एक मुखौटा था ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी। तो मुखौटा बाजू में कर दिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूरे हिंदुस्तान का सारा कारोबार अपने हाथ में लिया। और तब उन्होंने एक जाहिरनामा पढ़कर दिखाया हिंदुस्तान के हर शहर में कि अब तक आपके साथ जो हुआ, जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने किया। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को बाजू में रखकर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट, द ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ, हम लोग ये कारोबार अभी हाथ में ले रहे हैं, और इसके लिए आगे जाकर आपके ऊपर कोई अन्याय नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड द प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन। हर शहर में ये पढ़कर बताया गया। हमारे अभी जो मैंने बताया ना फोर्ट में जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, अगर आपने देखी होगी तो उसकी एक ऐसी सीढ़ी है पत्थरों से बनी हुई, बड़ा सुंदर दृश्य है। तो उन सीढ़ियों पर खड़ा रहकर एक आदमी ने, ओरिएंटल ट्रांसलेटर ब्रिटिश होगा, मुंबई में रहने वाला, उसने वो जाहिरनामा पढ़कर बताया। केवल मुंबई के लिए ऐसा हर शहर में बताया गया। प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन, राणीचा जाहीरनामा की यापुढे तुमच्यावर कोणताही अन्याय होणार नाही। आता या हिंदुस्थान एवढ्या मोठ्या देशाचा कारभार बघण्यासाठी इंग्लंडच्या मंत्रिमंडळामध्ये वेगळा मंत्री निर्माण करण्यात आला, वेगळं मंत्रीपद निर्माण करण्यात आलं आणि त्याला नाव देण्यात आलं भारत मंत्री, सेक्रेटरी टू इंडिया। तिकडे मिनिस्टर म्हणत नाही, सेक्रेटरी म्हणतात। सेक्रेटरी टू इंडिया किंवा सेक्रेटरी ऑफ इंडिया असं पद निर्माण करण्यात आलं। आणि हा सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भारताचा जो कोणी व्हाईसरॉय, गव्हर्नर जनरल असेल त्याच्याकडनं सगळी माहिती घ्यायचा। म्हणजे गव्हर्नर जनरल और व्हाईसरॉय ऑफ द इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू सेक्रेटरी टू स्टेट इंडिया, असं ते त्यांची एकूण प्रणाली प्रशासकीय होती। तर या भारत मंत्र्याचं ऑफिस की जिथे भारताविषयी सर्व प्रकारच्या फाईल्स येतील, त्यांच्यावर निर्णय घेतला जाईल, त्यांच्यावर कारवाई होईल, तिथल्या ज्या काही माहिती असेल ती साठवून ठेवली जाईल, याच्यासाठी त्यांनी एक वेगळी भव्य इमारत बांधली। त्या इमारतीचं नाव इंडिया ऑफिस। लक्षात घ्या, इंडिया हाऊस आणि इंडिया ऑफिस। या इंडिया ऑफिसची स्वतःची भव्य लायब्ररी होती, भव्य लायब्ररी ती आजही आहे। आता आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे इंडिया ऑफिसचं काम संपलंय, पण इंडिया ऑफिसची लायब्ररी आहे आणि त्या लायब्ररीमध्ये भारताविषयीचे लाखो ग्रंथ, लाखो आणि कागदपत्र, बुक्स अँड डॉक्युमेंट्स आजही
प्रिझर्व करून ठेवण्यात आलेली आहे. लंडनला गेल्यावर माझी आपल्याला विनंती आहे, लंडनला गेल्यावर कुठच्या तरी नाईट क्लबमध्ये जाऊ नका, दारू प्यायला जाऊ नका. ते इंडिया ऑफिसची लायब्ररी बघा आणि तिथे आपल्याबद्दलचे सगळे रिपोर्ट्स, भारताबद्दलचे अहवाल, आम्ही भारतावर कशी सत्ता गाजवली याचे रिपोर्ट्स त्या लायब्ररीत ठेवलेत. तिथे जा, निदान ती लायब्ररी बघा. ते वाचायला आपल्याला वेळ मिळेल असं नाही, पण बघा तरी की इंग्रजांची खरी ताकद कुठे होती. सैन्यही नव्हती. हे जे ज्ञान आहे या इंडिया ऑफिस लायब्ररीचं, या ज्ञानाच्या जोरावर इंग्रजांनी आमच्यावर 150 वर्ष राज्य केलंय. एवढं तरी बघून या, एवढं तरी बघून या. तर या इंडिया ऑफिस लायब्ररीची ताबडतोब मेंबरशिप लंडनला सावरकर गेले 1906 साली ताबडतोब त्यांनी मेंबरशिप घेतली आणि ते वारंवार जाऊन आपलं बॅरिस्टरीचं जे काही शिक्षण होतं ते झालं की इंडिया ऑफिस लायब्ररीमध्ये यायचं, तिकडची डॉक्युमेंट्स मागवायची लायब्ररीयनकडनं आणि त्याची टिपणं काढायची, नोट्स काढायच्या. आणि या नोट्सच्या आधारावर अवघ्या 2 वर्षात 1906 ते 1908 अवघ्या 2 वर्षामध्ये सावरकरांनी 1857चं स्वातंत्र्य समर हा एवढा मोठा ग्रंथ लिहून काढला. एवढा मोठा ग्रंथ आजही मिळतो, बघा, वाचा, की ज्याचा प्रत्येक शब्द म्हणजे अशी एक जहाल मशाल आहे की तो वाचणाऱ्याचं मन पेटून उठलंच पाहिजे. आणि यावेळी सावरकरांचं वय किती होतं? फक्त 24 वर्ष. फक्त 24व्या वर्षी या ज्ञानयोद्ध्याने ब्रिटिश सरकारची झोप उडवणारं एक जहाल पुस्तक कुठे लिहिलं? त्यांच्याच राजधानीमध्ये बसून लिहिलं. आणि त्यामुळे ब्रिटिश सरकार इतकं घाबरलं की ते पुस्तक प्रकाशित होण्यापूर्वीच सरकारने त्याच्यावर बंदी घातली. संपूर्ण जगामधला हा पहिला किस्सा आहे, पहिलं उदाहरण आहे की जे पुस्तक अजून प्रकाशित झालेलंच नाही त्या पुस्तकावर सरकार बंदी घालतं आहे. संपूर्ण जगातलं हे एकमेव उदाहरण 1857चे स्वातंत्र्य समर. आणि मग त्या पुस्तकाने जे काही लोकांना पेटवलं, जी काही क्रांतीची एक भयंकर ज्वाला भारतामध्ये उसळून उठली, त्यामुळे इंग्रज सरकार घाबरलं. त्यांनी सावरकरांना पकडलं आणि अंदमानमध्ये फेकून दिलं. पण त्यांचे कसे कसे हाल झाले ते सगळे आपल्याला माहिती आहे. 10 वर्ष सावरकर त्या अंदमानामध्ये अक्षरशः सडले. पण त्यांनी जिद्द आपली हरवली नाही आणि त्यामुळे ना त्यांनी आत्महत्या केली, इतर काही कैद्यांनी आत्महत्या केल्या त्या छळाला कंटाळून की नाही आता हा अपमान सहन होत नाही, लटकावून घेतलं छताला. सावरकरांनी तसं नाही केलं. आणि हे न करण्यामागे त्यांनी आपलं तत्वज्ञान सांगितलं हो, की माझ्याही मनात अनेकदा विचारलं मी किती हा अपमान सहन करू, का सहन करू. तो आमका इंदुभूषण दत्त, तो जसा छताला त्याने लटकावून घेतलं स्वतःला आणि मेला, मरून जावं. आणि त्याच वेळी मनातली शिवछत्रपतींची प्रेरणा उसळून उठायची, मी नाही मरणार, मी शत्रूला मारणार. आणि या प्रेरणेतनं त्यांची कविता निघाली आहे, अवध्यमी अजिंक्यमी. विलक्षण पिचून निघालेत हालांनी, शरीरामध्ये त्राण नाही उरलेलं. आणि अशा अवस्थेमध्ये या माणसाला कविता सुचते, अवध्यमी अनंतमी. विलक्षण. ही प्रेरणा कुठची आहे? तर ती त्या शिवरायांची आहे, ती त्या अर्जुनाची आणि कृष्णाची आहे, ती त्या प्रभू रामचंद्राची आणि मारुतीची आहे. ते रामायण महाभारत आणि शिवकाल जो सगळा वाचलाय ना, त्यातली ही प्रेरणा या माणसाच्या मनामध्ये त्या अत्यंतिक संकटाच्या वेळी जागी झाली आहे. आणि तो थांबलाय. त्यांनी ठरवलं नाही मी शत्रूला मारणार, मी नाही मारणार, मी बलिदान नाही होणार, मी शत्रूचं बलिदान घेणार. पारी बाबा रिटायर होऊन गेल्यानंतरचे जे जेलर आले ते जरा सौम्य होते आणि म्हणून त्यांनी असं म्हटलं की बाबूजी, तोपर्यंत सावरकरांना जेलमध्ये लोक बाबूजी म्हणायला लागलेले होते, बाबूजी तुम्हाला मी आता कोणत्याही कष्टाचं, शारीरिक कष्टाचं काम देणार नाही, काहीतरी बसून, आता तुम्हाला काम तर दिलं पाहिजे, तुम्ही कैदी आहात पण तुम्ही बॅरिस्टर आहात, त्यामुळे त्या लेवलचं काम मी तुम्हाला देईन, माझ्या ऑफिसमध्ये या आणि ऑफिस वर्क करा. मग सावरकर ते काम करायला लागले आणि ते काम करता करता त्यांच्या लक्षात आलं की या अत्यंत भीषण अशा या अंदमानच्या जेलमध्ये ब्रिटिशांनी
लायब्ररी बनवली आहे. लायब्ररी बनवली आहे. बघा, कल्पना करा, आपल्याला स्वतंत्र होऊन 75 वर्ष झाली. स्वतंत्र भारताच्या सरकारने कुठच्याही जेलमध्ये लायब्ररी बनवली आहे का? मला माहित नाही. बनवली असेल तर चांगलं आहे, आपण जरूर माझ्या ज्ञानात भर घ्यावं, पण मला वाटत नाही बनवली असेल. पण इंग्रजांनी अंदमानच्या त्या कालकोठडीमध्ये लायब्ररी बनवली होती, उत्तम अद्ययावत लायब्ररी. ती लायब्ररी सावरकरांनी त्या जेलरला विचारलं, मी हिचा वापर करू शकतो का? अवश्य. आणि मग सावरकरांनी त्या अंदमानच्या अंधेरीत, अंदमानच्या त्या भीषण तुरुंगामध्ये काय काय वाचलं? त्यांनी हे स्पेन्सर आणि मिल हे परत एकदा वाचले. चार्ल्स डार्विन ज्याने उत्क्रांतीवादाचा सिद्धांत मांडला तो अख्खा वाचला. हक्सले तो वाचला. त्यानंतर इमर्सन, कार्लाइल, मेकॉले, गिबन हे वाचले. हे सगळे पाश्चिमात्य देशातले महान तत्वज्ञानी लोक होते. त्यानंतर राष्ट्रनिर्माते कोण कोण होते? नेपोलियन, बिस्मार्क, मॅझिनी, गॅरिबाल्डी, क्रोपाटकिन रशियन प्रिन्स होता. या लोकांची चरित्र वाचली. काव्य कोणकोणती? आता हे झालं इतिहास, राजकीय वगैरे, पण तेवढ्यावर सावरकर खुश नव्हते. त्यांना सगळं त्यांचं काव्य आणि इतिहास देखील वाचायचं होतं. मग त्यांनी काय काय वाचलं? शेक्सपियर वाचलं. या माणसांनी अंदमानच्या पिचवणाऱ्या कोठडीमध्ये शेक्सपियर अख्खा पालथा घातला. शेक्सपियर समग्र ग्रंथ वाचून काढले. प्लेटो, मिल्टन, पोप, चार्ल्स डिकन्स, टॉल्स्टॉय, मोठं नाव आहे. नीत्शे, प्लेटो. हा प्लेटो जो आहे हा 2000 वर्षांपूर्वी ग्रीसमध्ये होऊन गेलेला तत्वज्ञ आहे. आपण सॉक्रेटिस नाव ऐकलं असेल. सॉक्रेटिस, प्लेटो आणि अरिस्टॉटल अशी शिष्य परंपरा आहे. या तिघांचेही ग्रंथ वाचून टाकले. यानंतर आश्चर्य वाटेल आपल्याला, सावरकरांनी बायबल वाचलं, पूर्ण बायबल वाचलं. काय लिहिलंय बघूया तरी. आपल्याला ही जिज्ञासा पाहिजे. आम्ही गीता नक्कीच वाचणार, पण लिहिलंय तरी काय बायबल? जिज्ञासा वाचून काढली. या पुढे जाऊन आपल्याला आश्चर्य असं वाटेल की त्या कालकोठडीमध्ये ज्याप्रमाणे सावरकरांचे हिंदू शिष्य, हिंदू भक्त निर्माण झाले होते, त्याप्रमाणे मुसलमान देखील त्यांचे भक्त झाले होते. त्या कैद्यानं कळत होतं हा माणूस फार थोर आहे. अशा एका मुसलमान कैद्याला सावरकरांनी विचारलं, तुला अरेबिक येतं का रे? तुम्हाला येतं? सावरकरांनी शक्य होतं तेव्हा आंघोळ केली. जेव्हा त्यांना सवलत मिळाली आंघोळ करायची, रोज आंघोळ करायला मिळत नसे, ज्या दिवशी मिळाली त्या दिवशी आंघोळ केली. त्या कैद्याला बोलावलं आणि म्हणाले, आता अरेबिक मध्ये कुराण वाच आणि मला एकेका श्लोकाचा अर्थ हिंदीत सांग. विलक्षण. अशा रीतीने सावरकरांनी कुराण काय आहे, काय म्हटलंय, काय लिहिलंय हे मूळ अरेबिक मधनं समजून घेतलं. त्यानंतर आपल्या वाङ्मयापैकी सगळे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सगळे वाचले. रामायण, महाभारत सगळं वाचलं. संपूर्ण ज्ञानेश्वरी वाचली. ब्रह्मसूत्र, सांख्यसूत्र, मोरोपंत, कवी मोरोपंत आपल्याला माहिती आहे, आर्याकार मोरोपंत सगळे वाचले. समग्र विवेकानंद साहित्य वाचलं. समग्र रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ म्हणून एक मोठे होऊन गेले विवेकानंदांप्रमाणे, त्यांचं समग्र साहित्य वाचलं. गंमत अशी की सावरकर अंदमानामध्ये असताना 1917 साली रशियामध्ये राज्यक्रांती झाली आणि कम्युनिस्ट सरकार आलं, साम्यवादी सरकार आलं. त्यांचं एक तत्वज्ञान होतं मार्क्सवाद किंवा बोल्शेविझम. हे बोल्शेविझम वरचे ग्रंथ इंग्रजांनी अंदमानमध्ये मागवले होते, ते त्यांचं पण कौतुक करायला पाहिजे. हे बोल्शेविझम काय आहे हे समग्र ग्रंथ सावरकरांनी वाचून टाकले. कळलं की ना काय? आणि याखेरीज अंदमानमध्ये काय काय मिळत होतं बघा. कोणती वृत्तपत्र रोज यायची. ब्रिटिशांना ज्ञानाची किती तहान होती. हा त्यांचा गुण सावरकरांनी घेतला. हा त्यांचा गुण आहे, तो घेतला. आम्ही काय घेतलं? सगळे ब्रिटिश लोक रोज संध्याकाळी भरपूर दारू पितात. हा मस्त गुण आम्ही घेतला. हा आमच्या मधला आणि सावरकरांमधला फरक आहे. नाराज होऊ नका, नाराज होऊ नका. कारण अशा रीतीने ब्रिटिशांचा अवगुण उचला अशी सूचना आपल्याला नकळत देण्यात आलेली आहे. इतकी वर्ष ब्रिटिशांचे गुण आपल्याला सांगण्यात आलेलेच नाहीत, अवगुण सांगण्यात आलेले जेणेकरून आपण ते अचूक उचलावेत. आणखीन एक वाईट दुर्गुण आहे ब्रिटिशांचा. ज्याप्रमाणे ते कमालीची वाटत म्हणजे दारूची पिंपाच्या पिंपा फस्त करतात, त्याचप्रमाणे हे लोक बायकांच्या बाबतीत अत्यंत सैल असतात.
तोही दुर्गुण आपण उचललाय. हे सोडा, शत्रूचे देखील गुण समजून घ्या आणि ते आपल्यामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करा. कारण आपल्याला सावरकर तर गेले, त्यांनी त्यांच्या जगाच्या रंगमंचावर त्यांना जी परमेश्वरांनी जी काही भूमिका दिलेली होती ती करून ते निघून गेले. आज आपल्याला आपला देश समर्थ सबल बनवायचा का नाही? तर बनवायचं आहे. मग तो जर बनवायचा असेल तर हे सगळे गुण आपल्यामध्ये कसे येतील आपल्याला समजलं पाहिजे. त्याच्यासाठी मी सगळी नावं सांगतो. याच्यानंतर 1921 साली बघा, 1911 ते 1921 10 वर्ष ब्रिटिश सरकारने सावरकरांना अंदमानच्या तुरुंगात पिचवलं. पण नंतर 21 साली खुद्द ब्रिटिश सरकारवर लोकमताचं इतकं दडपण आलं की नाईलाजाने त्यांना तिथून उचलावं लागलं आणि 21 साली त्याने त्यांना रत्नागिरीच्या तुरुंगात आणून टाकलं. सोडणार नाही, पण ठीक आहे, अंदमानात ठेवणार नाही. 1921 ते 1924 3 वर्ष सावरकर रत्नागिरीच्या तुरुंगात होते. मग त्यांनी काय केलं? चला आलोय आता भारतामध्ये. मग काय केलं? ऐश केला. राजकीय कैदी म्हणून ज्या ज्या काही सवलती होत्या त्या उपभोगल्या. शेळीचं दूध, शेंगदाण्याचा शिरा, आणखीन काही नाही. सावरकरांनी याचा फायदा घेऊन पहिली महत्वाची गोष्ट अशी केली की त्यांना असं लक्षात आलं अंदमानच्या अनुभवावरनं की आपण स्वतःला हिंदू 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 म्हणवतो, पण या हिंदुत्वाचं तत्वज्ञान काय आहे हो? रामायण, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद हे सगळं आहे, हे मान्य आहे. पण ज्याप्रमाणे कम्युनिझमचं एक तत्वज्ञान आहे, सोशलिझमचं एक तत्वज्ञान आहे, त्याप्रमाणे हिंदुइझमचं तत्वज्ञान कुठे आहे? एक पुस्तक कुठे आहे की ज्याच्यामध्ये हिंदुत्वाचे समस्त पैलू, कोणाला हिंदू म्हणावं हे सगळं ज्या तत्वज्ञानामध्ये लिहिलेलं आहे, असं एक पुस्तक आपल्याकडे नाही, उपलब्ध नाही. सावरकरांनी रत्नागिरीच्या त्या तुरुंगामध्ये बैठक मारून हे पुस्तक लिहून काढलं. 1924 साली ते पुस्तक प्रकाशित झालं. त्याचं नावच मुळी आहे हिंदुत्व. हिंदुत्व हेच नाव आहे. छोटंसं पुस्तक आहे, उपलब्ध आहे आज आपल्याला. ते आपण जर वाचायला लागलो तर पहिली 4 पानं वाचल्यावर आपल्याला कंटाळा येतो. काय लिहिलंय? सावरकरांचं पुस्तक म्हणून मी मोठ्या अपेक्षेने हातात घेतलं. काहीही समजत नाही, काहीही समजत नाही. का असं होतं? कारण आपल्याला कथा कादंबऱ्या वाचायची सवय झाली, सगळं सोपं 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 वाचायची सवय झाली आणि त्यामुळे पॉलिटिकल फिलॉसॉफी हा जो काही प्रकार आहे तो वाचनाची आपल्याला सवय नाही, म्हणून आपल्याला कंटाळा येतो, आपल्याला समजत नाही. समजा असंच आपण बोल्शेविझम काय आहे, मार्क्सवाद काय आहे, सोशलिझम काय आहे, हेच आपण ते पुस्तक जर वाचायला घेतलं पॉलिटिकल सायन्सचं, आपल्याला काहीही कळणार नाही. पण ज्यांना कळायचं, ज्यांचे त्या विषयातले तज्ज्ञ आहेत, पॉलिटिकल सायन्स म्हणजे काय, पॉलिटिकल फिलॉसॉफी म्हणजे काय, हे ज्यांना कळतं त्यांना बरोबर कळलं की हिंदुत्व काय आहे. ते पुस्तक त्यांच्यासाठी आहे, सर्वसामान्य वाचकांसाठी नाही. त्यामुळे आपण सर्वसामान्य जर असू तर आपण सावरकरांचं हिंदुत्व हा प्रबंध वाचण्याच्या भानगडीत न पडता हिंदू पादशाही सावरकरांचं पुस्तक अवश्य वाचा. 6 सोनेरी पाने सावरकरांचं पुस्तक अवश्य वाचा. तेजस्वी तारे सावरकरांचं पुस्तक अवश्य वाचा. त्यातनं आपल्याला सावरकर जास्त चांगल्या रीतीने कळेल. आपण वाचनाच्या ज्या इयत्तेमध्ये आहोत त्या इयत्तेमध्ये आपल्याला ही पुस्तकं योग्य आहेत. म्हणजे अशी कल्पना करा की आपण 5वी-6वीतला पोरगा आहोत किंवा पोरगी आणि आपल्याला उद्या कोणतरी एकदम हाय लेवलचा अल्जिब्रा सांगायला लागला तर आपल्याला काही कळेल का? आपण समोरच्याला हे यार बोर नको करू असं म्हणू नाही. मग आपल्याला 5वीचं गणितच योग्य आहे, अंकगणित. आपण ते वाचावं. त्या अंकगणितातनं आपण सावरकरांची किंवा एकंदरीतच देशभक्ती काय आहे हे समजावून घ्यावं. अशा रीतीने सावरकरांनी हे एवढं प्रचंड ज्ञान वाचलं आणि पचवलं. नुसतं वाचलं नाही, वाचणारे खूप आहे, ते पचवलं. टू रीड अँड टू डायजेस्ट हे खूप महत्वाचं आहे. वाचतात खूप लोक, म्हणजे आता हल्ली कोणी काय वाचतच नाही. हल्ली रोजचे पेपर वाचणं मुश्किल झालंय, सगळे मोबाईल. मी विनंती करेन आपल्याला असं करू नका.
प्रिंट मीडिया हा जास्त महत्वाचा आहे. तो रोजचा पेपर एक कुठचा तरी ठरवून घ्या आणि तो तरी वाचा. आणि त्या रोजच्या पेपर नंतर जी मतपत्र आहेत ती मतपत्र अवश्य वाचा. मोबाईल ठीक आहे, एक लक्षात ठेवा, हल्ली असं लोक म्हणतात काय वाचायला सांगतात, गुगलवर सगळं अवेलेबल आहे, गुगलवर काही टाकलं की मिळतं. चूक आहे. गुगलवर जे अपलोड केलेलं आहे कोणीतरी तेवढंच आपल्याला मिळतं, जे आपल्याला हवंय ते मिळत नाही. आणि त्यातून माझा अनुभव असा आहे की युरोप अमेरिकेतल्या ज्या गोष्टी आहेत, पाश्चिमात्य देशातल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या कदाचित गुगलवर करेक्ट मिळतात, पण भारतीय जे काही साहित्य आहे, भारतीय इतिहास आहे, कोणत्याही भारतीय गोष्टीबद्दल गुगलवरची माहिती करेक्ट असेल असं नाही. असं नहीं. मैं स्वतः अनुभव घेतला. मैं 1965 और 1971 इन दोनों युद्धों के बारे में, भारत पाक युद्धों के बारे में खोज रहा था. क्या क्या लिखा है गूगल ने, विकिपीडिया ने, तो कई बातें ऐसी मुझे मिली कि जो बिल्कुल गलत है. 1965 के बारे में तो गूगल मानने को ही तैयार नहीं कि भारत की विजय हुई, मानने को ही तैयार नहीं. भारत और पाकिस्तान का आर्मिस्टाइज हुआ, यानी युद्धबंदी हुई, पर भारत ने पाक को मारा, पाक के ऊपर विजय प्राप्त किया, ये कहने के लिए गूगल तैयार नहीं. अब मुझे पता है, आपको शायद पता है, पर बाकी लोगों को जो अभ्यास करने वाले वो क्या बोले, अरे कहाँ विजय हुई, केवल युद्धबंदी हुई है. ये ऐसा हरामीपन गूगल वाले करते हैं. यानी कौन करते हैं, गूगल पे जो अपलोड करते हैं इंफॉर्मेशन, उनकी ये हरामजादीगिरी है, गूगल की नहीं. तो इसके लिए भारतीय चीजें जो है, भारतीय ज्ञान जो है, उसके बारे में अगर आप गूगल का वापर कर रहे हैं तो सावधानी से करिए और इन पुस्तकों पर जाइए. अगर आपको हिंदुत्व क्या है समझना है, अगर आपको भारतीयत्व क्या समझना है, अगर आपको वीर सावरकर का जीवन क्या है, ये समझकर अपना जीवन बनाना है. हमें अपना जीवन बनाना है. छत्रपति शिवाजी क्या करके गए, लोकमान्य तिलक क्या करके गए, सावरकर जी क्या करके गए, केवल सावरकर की जय, छत्रपति शिवाजी की जय, ऐसा करके होने वाला नहीं है. हमें उनके साचे में अपने जीवन को डालना है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है. केवल उत्सवी, अमके की जय तमके की जय, बस मामला खत्म. नहीं, हमको उनके अनुसार अपना जीवन बनाना है. शायद उनके तरह नहीं बना पाएंगे, उनके जितना त्यागी जीवन हमारा नहीं बनेगा शायद, क्योंकि हम बहुत सामान्य हैं. हम बहुत सामान्य हैं, अपने पेट के पीछे हम इतने व्यस्त हैं कि ये सब कुछ करने के लिए हमें समय ही नहीं है. ऐसा शायद होगा, शायद. पर एक बात बताऊं आपको कि ये तो बड़े सूर्य थे, तेजस्वी सूर्य, शक्तिमान सूर्य. अगर उनके जीवन का एक भी किरण, तेज का एक भी किरण, उनके शक्ति का एक अंश अगर हमने अपने जीवन में लाने का प्रयास किया और अगर हम सफल हुए तो अपना जीवन धन्य होगा. मराठी में कविता है, तुझे तेज अंगी शतांश जरीही. तुझं जे तेज आहे त्यातला एक शतांश जरी आम्ही आमच्या अंगात आणू शकलो, तुझे तेज अंगी शतांश जरीही उजाळून देऊ दिशा दाही दाही. दाही दिशा आम्ही उजाळून टाकू. एक शतांश तेज मिळालं तरी इतकं तुझ्याकडे तेज आहे. मला वाटतं या आजच्या माझ्या वक्तव्याचा समारोप करताना, शेवट करताना मी आपल्या सर्वांना हात जोडून अशी प्रार्थना करतो की वीर सावरकर, लोकमान्य टिळक, छत्रपती शिवाजी, स्वामी विवेकानंद, जे जे कोणी महापुरुष आपल्याकडे होऊन गेले, ज्यांच्या जयंत्या आणि पुण्यतिथ्या आपण वारंवार साजरा करतो, त्या सर्व पराक्रमी महापुरुषांच्या तेजातला एक अंश, त्यांच्या एवढ्या मोठ्या गुणसंपदेतला एक गुण आपण आपल्या व्यक्तिमत्वात आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न करूया. आणि त्या एका अंशात, त्या तेजाच्या एका अंशाने आपलं हे राष्ट्र, आपलं हे पुरातन आणि सनातन राष्ट्र समर्थ, सबल, संपन्न असं करूया. तरच आपण जन्माला आलो, सावरकर ऐकला, शिवाजी ऐकला, त्याचं सार्थक होईल. नाहीतर काय, प्राणी जन्माला आला, जगला आणि गेला. पावसाळ्यात आपण बुडबुडा बघतो ना,
पावसाळ्याचं पाणी पन्हाळीतनं खाली पडतं, बुडबुडे येतात, मोठ्या होतात, कुठून जातात, संपला विषय. मला नाही वाटत की आपलं जीवन, आपण सगळे भारतीय आहोत, आपलं जीवन असं बुडबुड्याप्रमाणे व्यर्थ जावं असं मला वाटत नाही. स्वामी विवेकानंद म्हणतात, आम्ही सगळे अमृतपुत्र आहोत, आम्ही सगळे अमृतपुत्र आहोत. त्या अमृतपुत्राप्रमाणे, अमृतकन्याप्रमाणे आपलं जीवन होणं हे मला असं वाटतं की ती आपल्या जीवनाची चांगली फलश्रुती आहे. आपण सर्वांनी ती करावी अशी मी आपल्या सर्वांना हात जोडून विनंती करतो आणि माझं हे लांबलेलं भाषण संपवतो. नमस्कार. तर समोर बसलेल्या रसिकांमधून लक्षात आलं असतं की भाषण लांबलंय, पण कोणी भाषण लांबलंय हा अपेक्षित नव्हतं. आपण इतिहास आणि वर्तमान हा ज्या वेळेला एकत्र जोडू तर एक सुसंगतपणे आपण बसलेल्या समोरच्या रसिकांना वर्तमान स्थितीत ज्यावेळेला आणतो, इतिहासाशी जोडतो, ते एक उत्कृष्ट कौशल्य होतं आणि ते आपण कौशल्य अप्लाय करून आज वर्तमानात वीर सावरकरांविषयी जो खोडसाळपणा चाललेला आहे, तो सुरुवातीला वीर सावरकरांच्या विषयीचा खोडसाळपणा खोडण्याचा प्रयत्न केला. वीर सावरकरांविषयी सांगताना त्यांच्या माफीनाम्याविषयी गेल्या 4-6 महिन्यात जो काय गदारोळ चालू आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गमिनी गावा आणि वीर सावरकर यांची सामर्थ्याची जी रचना आणि जी मांडणी आज आमच्या सगळ्यांच्या समोर केली, तीच आमची आज समोर बसलेल्या प्रेक्षकांना देण्याची खरी सफलता आहे. आज आमच्या आयोजनाची खरी सफलता आहे. आणि गेले 4 वर्ष आम्ही ज्या ज्या पद्धतीने ज्या ज्या वक्त्यांच्या माध्यमातून आम्ही आपल्या समोर विचार मांडण्याचा प्रयत्न केला, त्यातलाच हा एक विचार होता, ज्ञान योद्धा सावरकर. आपण सगळ्यांनी वंदे मातरम झाल्यानंतर हा कार्यक्रम संपला असं समजून जागा सोडायचे. त्यामुळे आता इथे पुढे वंदे मातरम होईल. वंदे मातरम, वंदे मातरम. सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं. वन्दे मातरं. सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं. वन्दे मातरं. कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले. अबलां केनमा एतबले, बहुभलनारिणीं नमामि तारिणीं, रिपुदलवारिणीं मातरं. वन्दे मातरं. तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही महिमा. त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते